हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी में आज हमारी करंट अफेयर्स की मैराथन क्लास है और इस मैराथन क्लास से आपको 5 से 6 क्वेश्चन परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेंगे। प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, अगली परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल सकें। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या यूपीपीएससी या किसी भी आयोग के द्वारा जो भी परीक्षाएं होती हैं उसमें करंट अफेयर्स बहुत पूछता है और सर्वाधिक प्रश्न आपको कभी कभी करंट अफेयर्स के देखने को मिल जाते हैं किसी एग्जाम में। उसमें भी कुछ स्पेसिफिक एरिया हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज उन्हीं को फोकस करेंगे हम लोग। तो करंट अफेयर्स की इस मैराथन क्लास में हम साल 2023 में जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक के जितने भी महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं सबको इसमें कंप्लीट कर लेंगे। मुख्यतः हम इनको कैटेगरी वाइज इनको पढ़ेंगे। जैसे साल 2023 में जितने भी पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, उन सबको एक साथ देखेंगे। सम्मेलन जितने हुए हैं, खेलकूद, महत्वपूर्ण दिवस, पर्यावरण संबंधी घटनाक्रम, महत्वपूर्ण संगठन और उनमें नियुक्तियां, न्यू अपॉइंटमेंट्स, भारत की रैंकिंग अलग अलग सूचकांकों में, इसके अलावा सैन्य अभ्यास और उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स। ये वाला सेक्शन हम आपको पहले करवा चुके हैं और इनके पीडीएफ भी हमने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किए हैं, आप उनको डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे पुरस्कार और सम्मान में। तो आपको राष्ट्रीय स्तर के अलग पुरस्कार होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अलग हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखते हैं नोबेल प्राइज, रमन मैग्सेसे पुलित्जर, मैन बुकर, ऑस्कर, ग्रैमी, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, रविन्द्रनाथ टैगोर, अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार, जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार। इसके अलावा ये राष्ट्रीय पुरस्कार है भारत रत्न, पद्म पुरस्कार जिसमें 3 आते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, वीरता पुरस्कार, ज्ञानपीठ, साहित्य अकेडमी, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, मिस इंडिया, दादा साहेब फाल्के। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पुरस्कार और सम्मानों पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, तथ्य आते हैं परीक्षाओं में जो कि स्टैटिक हैं। आइए पहले इनको समझ लेते हैं क्योंकि इनको समझना जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए, पहले अगर आप बात करें, अगर आप देखेंगे पूरे विश्व में जितने भी देश हैं, सभी देशों में अगर आप देखोगे ना कि सर्वोच्च सम्मान कौन सा हो सकता है, तो विश्व का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, एक नागरिक के लिए सबसे बेहतरीन सम्मान कौन सा है या सबसे ऊंचा सम्मान कौन सा है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, वो है नोबेल पुरस्कार। पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। भारत का सर्वोच्च सम्मान, अब इसी का कंपैरिजन हम करेंगे, एक तो विश्व स्तर पर, एक भारत के स्तर पर। तो हमारे देश में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। भारत रत्न के बाद भारत के शीर्ष नागरिक पुरस्कारों में कौन कौन से आते हैं? देखो, भारत रत्न सर्वोच्च पुरस्कार है भारत का। उससे कम अगर आप देखेंगे तो पद्म विभूषण है, उसके बाद में पद्म भूषण है, उसके बाद पद्मश्री है। ये तीनों मिलाकर के कहलाते हैं पद्म पुरस्कार, ठीक है, जिसमें पद्म विभूषण सबसे बड़ा, पद्म भूषण उससे छोटा और पद्मश्री उससे छोटा। यदि आपसे पूछे देश का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र है। भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र है। भारत के सर्वोच्च सैन्य पुरस्कारों की वरीयता आप कैसे देखेंगे? सबसे सर्वोच्च सम्मान है परमवीर चक्र, उससे कम है महावीर चक्र, उससे कम अशोक चक्र, उससे कम कीर्ति चक्र, उससे कम शौर्य चक्र। यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए, भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार, खेलों के क्षेत्र में भारत में सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। भारतीय सिनेमा में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। विश्व के सिनेमा में सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? ये ऑस्कर पुरस्कार है। अब कभी कभी देखो, आजकल के प्रश्नों को कथनों में बना करके देता है, तो याद रखिएगा, आपसे किसी पुरस्कार की स्थापना वर्ष को भी पूछ लेता है। नोबेल पुरस्कार कब, पहली बार कब दिए गए या देने कब शुरू किए गए? तो ये 1901 में। ये नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में हुई थी। सर्वोच्च सम्मान है ये, ठीक है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, विश्व का सर्वोच्च सम्मान है। मैन बुकर प्राइज साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं, 1969 में देने शुरू किए गए थे। इंटरनेशनल बुकर प्राइज साहित्य के क्षेत्र का पुरस्कार है, 2005 से देना शुरू किया गया था। विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र का पुरस्कार है, 1953 में देना शुरू किया गया था। मैग्सेसे पुरस्कार सरकारी और जनसेवा के क्षेत्र में दिया जाता है, 1958 से दिया जाना शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखें, ऑस्कर पुरस्कार फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है दुनिया का, 1929 में पहली बार दिया गया। ग्रैमी पुरस्कार विश्व में संगीत के क्षेत्र में सबसे महान पुरस्कार, 1959 में शुरू किया गया। मिस वर्ल्ड सर्वश्रेष्ठ सुंदरी के लिए दिया जाता है, 1951 में शुरू की गई थी प्रतियोगिता, ये सम्मान है। सर्वश्रेष्ठ सुंदरी मिस यूनिवर्स के लिए 1952 में शुरू किया गया था। भारत रत्न 1954 में इसको शुरू किया गया था। भारत का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है।
इसके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया था, 1954 में शुरू किया गया था। ज्ञानपीठ 1965 में शुरू किया गया था साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार खेल से जुड़े। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार की। तो लेटेस्ट नोबेल पुरस्कार हमारे पास कौन से हैं? वो है हमारे पास नोबेल पुरस्कार 2023 वाले। तो नोबेल पुरस्कार, अब इनके तथ्यों को याद रखिएगा, विश्व का सर्वोच्च सम्मान है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत नए 1901 में की गई थी अल्फ्रेड नोबेल की याद में। स्वीडन के क्या थे? वैज्ञानिक थे। इन्हीं की याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 1901 में जब शुरू किए गए थे तो ये 5 क्षेत्रों में ही दिए जाते थे, 5 फील्ड में। तो आपसे मैं आग्रह करूंगा कि जो भी पुरस्कार आप पढ़ें वो कब शुरू हुआ था, कोई पुरस्कार, इसके अलावा पहली बार किस किस को दिया गया था, फिर अंतिम बार यानी लेटेस्ट बार किसको दिया गया फिलहाल के वर्षों में। तो 1901 में अगर आप देखेंगे भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार। अब आपसे ये पूछेगा डायरेक्ट कि फिजिक्स के क्षेत्र में, पहले आप ये समझिए कि कुल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कौन कौन से? भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 1901 में नहीं दिया जाता था। छठा फील्ड इकोनॉमिक्स को जोड़ा गया था, बाद में भी बात करेंगे। भौतिकी के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला? विल्हम कॉनरेड रॉन्टजेन को मिला था। रसायन के क्षेत्र में पहला नोबेल किसको मिला? हेनरिकस वॉन टॉप को मिला था। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला इमेल वॉन बेहरिंग को मिला था। साहित्य के क्षेत्र में पहला जो है मिला था नोबेल पुरस्कार सुली प्रोधोम को मिला था। और शांति के क्षेत्र में पहला जीन हेनरी दुनांत को मिला था। याद रहेंगे सभी पुरस्कारों में मैं आपको प्रथम बताऊंगा और लेटेस्ट बताऊंगा, ठीक है। अब यहां पर एक फैक्ट और याद रखिए, फैक्ट अलग से पूछा हुआ है परीक्षा में। मैं आपको कुछ भी अननेसेसरी चीज हम नहीं करवा रहे हैं, सब महत्वपूर्ण है और पूछी हुई हैं। 1969 में पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए गए और इसको देता कौन है? 1968 में जो स्वीरिस बैंक है, स्वीडन की केंद्रीय बैंक है, जैसे हमारे देश का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, ऐसे ही स्वीरिस बैंक है ये, ठीक है, रिस्क बैंक है। ये कहाँ की? स्वीडन की है। इसकी 300वीं वर्षगांठ पर इसको अनाउंस किया गया था। तो फिर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल किसको मिला 1969 में? तो ये थे कौन? रैगनर फ्रिश थे और जॉन टिनबर्गेन थे। ये 2 व्यक्तियों को भी याद रख लीजिए। अब हम लेटेस्ट बात करेंगे। तो 1969 में नोबेल फाउंडेशन के द्वारा 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं। अब आपसे पूछता है कि देखो, शांति के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल पुरस्कार है, नोबेल शांति पुरस्कार है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल साहित्य पुरस्कार है। तो ये 6 जो नागरिक सम्मानों की जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो नागरिक सम्मान 6 हैं हमारे लिए। शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। ये सभी नोबेल प्राइज इन 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आपको लेटेस्ट वाले याद रखने हैं। देखिए, भौतिकी के क्षेत्र में साल 2023 का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? इनके आप नाम याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को मिला है फिजिक्स के क्षेत्र में। एक तो है पियरे एगोस्टिनी और फेरेंक क्रॉस्ज, एनीएल हुइलियर। ये 3 व्यक्तियों को कंबाइनली दिया गया है। और ये भी याद रखिएगा किस क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया है, कभी कभी उसमें भी पूछ देता है वो, ठीक है। तो प्रायोगिक भौतिकी के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया है। प्रायोगिक भौतिकी के क्षेत्र में इन्होंने जो एटोसेकेंड प्लस के विकास को जन्म दिया है, जिससे वैज्ञानिकों को पदार्थ के भीतर इलेक्ट्रॉनों की तीव्र गतिशीलता का सीधे निरीक्षण और अध्ययन करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा साल 2023 का केमिस्ट्री रसायन के क्षेत्र में किसको दिया गया है? अभी देखिए, ये हैं मोंगी जी बाम्वेडी और लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई इकीमोव। याद रखिएगा भाई, ये जितने नाम हैं आपको नाम आते हैं, कोई एक नोबेल प्राइज आपको पूछेगा जरूर, ठीक है। इन्होंने जो है क्वांटम डॉट्स के अभूतपूर्व आविष्कार और संश्लेषण के लिए इनको दिया गया है। क्वांटम डॉट्स की खोज की है इन्होंने। मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस, एलेक्सी आई इकोमोव, ठीक है, इन तीनों को दिया गया है केमिस्ट्री। देखिए, हमने टेलीग्राम चैनल जो आपको जो टेलीग्राम हमारे जो चैनल का लोगो है, वही लोगो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। वहाँ हमने आपको तीनों सब्जेक्ट के वो डाल दिए हैं PDF, जिसमें यूपी का करंट अफेयर्स है। इसके अलावा उसमें आधुनिक भारत का मैराथन वाला है क्लास, ठीक है, और विश्व भूगोल वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग वाला भी हमने अपलोड कर दिया है, वहाँ से ले लीजिएगा। नहीं मिला है तो व्हाट्सएप पे भी दिया है, कुछ लोगों को रह गया है, उनको भी शेयर कर देंगे, आजकल में हो जाएगा वो भी, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। फिजियोलॉजी के क्षेत्र में या मेडिसिन के क्षेत्र में किसको दिया गया है? तो मेडिसिन या फिजियोलॉजी जो या शारीरिक क्रिया विज्ञान में नोबेल पुरस्कार कैटालिन कारिको को दिया गया है और ड्रीयू वीजमैन को। इनको जो है मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड mRNA के जो न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संशोधन पर कार्य किया है, इसके लिए दिया गया है इनको, ठीक है। और 2020 की शुरुआत में कोरोना महामारी के दौरान कोविड-19 के विरुद्ध जो mRNA वैक्सीन है, इसको विकसित करने के लिए इन दोनों नोबेल पुरस्कारों ने महत्वपूर्ण खोज की थी पहले।
तो इसलिए इस साल के लिए तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 के 6 याद होने चाहिए हमें, 6 में से कोई पूछ लेगा, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अभी ये हैं। आगे चलें। अब देखिए साहित्य के क्षेत्र में किसको दिया है? हाल ही में मानवीय भावनाओं को सरल शब्दों में व्यक्त करने वाली अनकही की आवाज़ जॉन फोसे को उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है। तो जॉन फोसे ये नॉर्वे के लेखक हैं, नाटककार हैं। फोसे का कार्य उनकी नॉर्वेजियन नाइनोसर्क जो पृष्ठभूमि की भाषा है उसमें है। इनका एक और याद रख सकते हैं, जॉन फोसे को उनकी लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसे प्राय फ्रांसे मिनिमलिज्म कहा जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? ईरानी कार्यकर्ता है नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी को ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई लड़ने के लिए, सभी मानव अधिकारों और स्वतंत्रता हेतु संघर्ष के लिए रॉयल स्वीडिश अकेडमी के द्वारा नोबेल शांति दिया गया है, इनको पुरस्कार दिया गया। नोबेल का अर्थशास्त्र में देखो तो इसमें हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं क्लाउडिया गोल्डीन, ठीक है, इनको दिया गया है। इन्होंने अपना जो रिसर्च किया है वो है श्रम बाजार में स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव संबंधी समझ को बेहतर बनाना। गोल्डीन इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली तीसरी महिला हैं। इससे पहले 2009 में ये पुरस्कार एलिनोर ऑस्ट्रिम और ओलिवर ई विलियमसन को दिया गया था, और 2019 में एस्थर डुफ्ले तथा उनके सहयोगी अभिजीत बनर्जी और माइकल क्रैमर को भी ये पुरस्कार दिया जा चुका है। अगले पुरस्कार की बात करेंगे, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है। अब देखो जैसे नोबेल प्राइज विश्व का सर्वोच्च सम्मान है, ऐसे ही एशिया कॉन्टिनेंट को हम पढ़ चुके हैं। एशिया में जो देश आते हैं उन नागरिकों के लिए एक पुरस्कार शुरू किया गया था, यह है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। इसको बोलते हैं एशिया का सर्वोच्च सम्मान, या इसी को हम कहते हैं एशिया का नोबेल पुरस्कार। समझ गए? ये प्रश्न आ चुका है, नोबेल पुरस्कार एशिया का नोबेल किसको बोलते हैं? ये प्रश्न ऐसे ही पूछा जा चुका है कई परीक्षाओं में। और ये फिलीपींस हमने आपको मैप पर दिखाया था, वहाँ पर भी इस बात की चर्चा की थी। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे के नाम पर इस अवार्ड को रखा गया। उनकी मृत्यु 1957 में हुई थी और इन पुरस्कारों की शुरुआत 1958 से हुई है। तो ये फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति थे। कथनों में बनाकर के पूछ सकते। अब ये पुरस्कार 31 अगस्त को फिलीपींस की राजधानी मनीला में, देखो मनीला में आयोजित एक समारोह में दिया जाता है। अब इसमें देखो थोड़ा सा हमें जानना जरूरी है किसी भी पुरस्कार के बारे में। अब 2023 का किसको मिला है? आर वी कनन को रमन मैग्सेसे 2023 दिया गया है। अब इसको याद रखिएगा, ये भारत के हैं, ठीक है। किसी भारतीय को कोई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है तो वो बड़े सम्मान की बात होती है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। हाल ही में जो असम के कछार कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर, इस हॉस्पिटल का नाम याद रखिएगा, ठीक है। असम का है ये कछार कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, इसके निदेशक हैं और जो कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, पद्मश्री भी हैं डॉक्टर आर.वी. कनन। इनको 2023 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये पुरस्कार उन्हें जन केंद्रित गरीबों के कल्याण के लिए, देखभाल करने के लिए, निःशुल्क उपचार, भोजन, आवास, इस सब के लिए दिया गया है। बच्चों को ऐसी सुविधाएं या गरीबों को ऐसी सुविधाएं ये देते हैं और कैंसर के उपचार में कार्य कर रहे थे। रमन मैग्सेसे की अगर हम बात करेंगे तो रमन मैग्सेसे 4 लोगों को दिया गया है, ठीक है। 2023 वाला 4 लोगों को मिला है। इसमें रवि कनन ये भारत के हैं, 3 अन्य देशों के हैं, ठीक है। तो इसमें रवि कनन को हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो एक हैं कौरवी रक्षंद, ये कहाँ के हैं? बांग्लादेश के। ये बांग्लादेश के हैं और बांग्लादेश में वंचित बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का विकास के लिए इनको दिया गया है। और अगले हैं यूजेनियो लेमोस, तो ये कहाँ के हैं? तिमोर लेस्ते के हैं और युवा तिमोर इस प्रकृति और अपने परिवेश को कैसे देखते हैं इसका उल्लेखनीय योगदान इसमें दिया। मरियम, आगे देखेंगे, मरियम कोरोनेल फेरर, ये फिलीपींस की हैं, ठीक है। शांति निर्माण में अहिंसक रणनीतियों की परिवर्तनकारी शक्ति में अटूट विश्वास। आपको सिर्फ ये याद रखना है, रमन मैग्सेसे 4 लोगों को दिया गया 2023 वाला, जिसमें एक भारतीय हैं। इन भारतीयों का नाम आपको जरूर याद होना चाहिए, डॉक्टर रवि कनन का नाम आपको जरूर याद होना चाहिए, ठीक है। अगला पुरस्कार देखें, पुलित्जर प्राइज। ये अमेरिका के भीतर जो अखबार, पत्रिकाएं, ऑनलाइन पत्रिकाएं, साहित्य के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता है। 1917 में इसको शुरू किया गया था और इसके जो प्रकाशक हैं वो थे जोसेफ पुलित्जर, इन्हीं के वसीयत के अनुसार दिया जाता है, ठीक है। 21 श्रेणियों में इसको प्रदान किया जाता है। और अगर आप देखेंगे कोई पहले भारतीय जिनको ये मिला है तो गोविंद बिहारी लाल को 1837 में ये मिला था। अब यहाँ पर देखिए, ये पुरस्कार तो 1917 में शुरू हुआ था, तो 1837 में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये 1937 है, इसको ठीक करते हैं। तो याद रखिएगा, जो प्रथम भारतीय थे जो पुलित्जर पाने वाले गोविंद बिहारी लाल थे, 1937 में ये उनको दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। लेटेस्ट वाला हम याद रखेंगे 2023 वाला। तो इसमें जो एसोसिएटेड प्रेस है, एसोसिएटेड प्रेस को
यूक्रेन में युद्ध की कवरेज के लिए प्रतिष्ठित सार्वजनिक सेवा पुरस्कार सहित 2 पुलित्जर पुरस्कार मिले हैं, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स को भी युद्ध के बारे में अपनी स्पेशल स्टोरीज बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग से सम्मानित किया गया है। एटलीस्ट इतना याद रख लीजिएगा पुलित्जर में। ये 2023 वाले हैं, ठीक है, ये 2023 है, 2023 के जो दिए गए हैं। अगला देखें बुकर प्राइज़। बुकर प्राइज़ में क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बुकर प्राइज़ जो उपन्यास हैं, ठीक है, साहित्य लेखन के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का अग्रणी साहित्य पुरस्कार माना जाता है। यूनाइटेड किंगडम में आयोजित होता है ये। 1969 में यूके में की गई थी, यूके में इसको शुरू किया गया था। और ये याद रखिएगा वर्ष 2004 से आपने एक सुना होगा बुकर प्राइज़, एक सुना होगा मैन बुकर प्राइज़। तो याद रखिएगा इसको ही 1969 में जो शुरू किया गया था इसको, अब इसको 2004 में इसका नाम बदलकर बुकर प्राइज़ कर दिया गया है, ठीक है। हमें 2023 वाला याद रखना है। तो 2022 का डेटा भी आपके सामने यहाँ पर है, लेकिन 2023 पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे। बुल्गारियाई लेखक हैं जॉर्जी गैस्पोडिनोव। जॉर्जी गैस्पोडिनोव को उनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ दिया गया है, याद रहेगा। और इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद एंजेला रोडेल ने किया है। हालांकि ये सेकेंडरी है, ये वाला फैक्ट आपके लिए, पहले आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये बुल्गारिया का पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ मिला, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। तो टाइम शेल्टर में जो उपन्यास इन्होंने लिखा है एक ऐसे क्लिनिक की कहानी है जहां अतीत को एक प्रकार से पुनर्जीवित किया जाता है। चलिए अब आते हैं फिल्म पुरस्कार। सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार फिल्म इंडस्ट्री का, तो ये है ऑस्कर अवार्ड। और लेटेस्ट जो ऑस्कर अवार्ड दिए गए वो 95th में दिए गए हैं। ऑस्कर अकेडमी के द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। इनको अकेडमी पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। अकेडमी अवार्ड कौन से, ऑस्कर अवार्ड को ही कहते हैं। 95 में जो पुरस्कार हैं अकेडमी अवार्ड वो 2023 में दिए। इन पुरस्कारों को देता कौन है, ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस, ठीक है। अब देखो इसमें हमें जो याद रखना है, तो बेस्ट फिल्म का याद रखना है हमको सबसे ज़्यादा, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर। तो बेस्ट फिल्म को ज़्यादा याद रखिएगा। बेस्ट पिक्चर का जो अवार्ड है वो मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ये मूवी है, इस मूवी को सबसे इस फिल्म का पुरस्कार मिला है ऑस्कर। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, वो है मिशेल यो, इसी फिल्म की अभिनेत्री हैं ये मिशेल यो। इनको एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्टर कौन है, ये हैं ब्रैंडन फ्रेजर। ये इन्होंने एक फिल्म की थी द व्हेल, द व्हेल में उनके अभिनय के लिए बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड इनको दिया गया है। और हमने ये भी देखा था कि मूल गीत की श्रेणी में, ओरिजिनल सॉन्ग की श्रेणी में भारत की एक फिल्म थी RRR, ट्रिपल आर कह लीजिए उनको, ठीक है। उसमें गाना है नाटू नाटू, ठीक है। नाटू नाटू गाने के लिए MM किरवानी और चंद्र बोस द्वारा जो है इन लोगों को मिला है इसके लिए, गाने के लिए। बेस्ट शॉर्ट फिल्म में देखें तो द एलिफेंट विस्पर्स, बेस्ट भारतीय शॉर्ट फिल्म को ऑस्कर मिला है इसमें। तो चाहे तो याद रख सकते हैं, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि प्रश्न छोटे नहीं आपका। ग्रैमी अवार्ड्स देखें, विश्व में संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो ग्रैमी अवार्ड संगीत उद्योगों में उपलब्धि के लिए हैं। पहला ग्रैमी 1959 में दिया गया था। और ग्रैमी पुरस्कार संगीत की दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित जो 65वें ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन 5 फरवरी 2023 को लॉस एंजलिस में हुआ था। और 65वें ग्रैमी अवार्ड की मेजबानी ट्रेवर नूह के द्वारा। आप याद रखें ना रखें किसी को, बस जो मैं आपको बताता हूँ वो याद रख लें। इतने सारे फैक्ट हैं, ठीक है, वो आप खाली समय में पढ़ें। लेकिन जो आपको महत्वपूर्ण है, एक तो ग्रैमी अवार्ड किस लिए दिए जाते हैं और साल 2023 का किसको मिला, ठीक है। तो 65वें ग्रैमी अवार्ड्स में अगर आप देखेंगे, भारत के रिकी केज ने अपना तीसरा ग्रैमी अवार्ड जीता। तो भारत के म्यूजिक कंपोजर हैं रिकी केज। इन्होंने रॉक लीजेंड स्टीवर्ट कॉम्प्लेंट के साथ में एल्बम डिवाइन टाइट्स, याद रखिएगा डिवाइन टाइट्स किसकी एल्बम है, रिकी केज की, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम के लिए ग्रैमी जीता है। एक और इनके नाम में जुड़ गया है रिकॉर्ड। रिकी केज 3 ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले इकलौती भारतीय बन गए हैं। रिकी केज ने वर्ष 2015 में विंड्स ऑफ समसारा के लिए पहली बार ये अवार्ड जीता था। और 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 में भी उन्हें बेस्ट न्यू एज एल्बम में दूसरा ग्रैमी मिला था और तीसरा 2023 में। इसमें एक फैक्ट और जुड़ेगा आपका, बियॉन्से बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बियॉन्से सबसे ज़्यादा ग्रैमी जीतने वाली हस्ती बन गए हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे अमेरिकी पॉप स्टार हैं ये बियॉन्से। तो बियॉन्से ये अमेरिकी अभिनेत्री और गायिका हैं। और ये बियॉन्से अपने करियर में सबसे ज़्यादा ग्रैमी अवार्ड 32 जीतने वाली दुनिया की इकलौती सेलिब्रिटी बन गई हैं। इतने ग्रैमी अवार्ड किसी के पास नहीं है, ठीक है। वहीं एक रात में सबसे ज़्यादा ग्रैमी अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड लेट किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन के नाम था पहले। देखो यहाँ पर 2023 के ऑस्कर विजेताओं के, ग्रैमी विजेताओं के माफ़ कीजिएगा, और एल्बम ऑफ द ईयर का
हैरी स्टाइल्स है इसके विजेता, इनकी एल्बम है हैरी हाउस। सॉन्ग ऑफ द ईयर है, विजेता है इसके बॉनी रॉयट, और जस्ट लाइक दैट ये इनका सॉन्ग है। ठीक है, कम से कम 2 तो याद रख लें, बाकी आपके सामने हैं। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर में भी आप याद रख सकते हैं, लीजो को मिला है, और अबाउट डेमन टाइम। मिस वर्ल्ड की चर्चा करेंगे। मिस वर्ल्ड देखिए 2023 का मिस वर्ल्ड का सम्मान किसको मिला है, तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 71वां संस्करण था ये वाला, जो अब देखो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, मिस वर्ल्ड 2023 वाला जो है वो अभी हुआ नहीं है। ठीक है, वो इस साल होगा, 2 मार्च 2024 को होगा, और ये हमारे देश में आयोजित होगा। कभी इस पर ये प्रश्न पूछ दे, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है। तो भारत में नई दिल्ली के अंदर ये द्वारिका में इसका आयोजन होगा, और दूसरी बार मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता भारत में आयोजित हो रही है। और मिस वर्ल्ड सबसे पुरानी चलने वाली अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है। आपको इसमें सिर्फ ये नाम याद रखना, लेटेस्ट कौन थी, तो इनको याद रखिएगा। लेटेस्ट हमारे पास 70वीं मिस वर्ल्ड है, और ये कौन है, कैरोलिना बिलावस्का। ठीक है, कैरोलिना बिलावस्का, ये पोलैंड की हैं। 2022 में इनको 70वां मिस वर्ल्ड जो है सम्मान से इनको नवाजा गया था। 71 वाला जो अब होगा, ठीक है, 71st वाला तो अब होगा ना दिल्ली में। ठीक है, प्रथम मिस वर्ल्ड आप चाहें तो याद रख सकते हैं, 1951 में पहली बार दिया गया था कीकी कांसन को। ठीक है, कीकी कांसन जो है ये स्वीडन की हैं। और अगर आपसे पूछे कि इनमें से किस भारतीय अभिनेत्री ने मिस वर्ल्ड जीता है, कभी मिक्सअप करके क्वेश्चन बना सकता है, तो 1994 में ऐश्वर्या राय को मिला था, पहली भारतीय जिनको मिस वर्ल्ड मिला था या मिस वर्ल्ड के खिताब से सम्मानित किया गया था, वो थी ऐश्वर्या राय। 1997 में डायना हेडन थी। 99 में युक्ता मुखी थी भारत की ओर से। वर्ष 2000 में प्रियंका चोपड़ा, और वर्ष 2017 में लेटेस्ट अगर आप देखें तो मानुषी छिल्लर को मिस वर्ल्ड बनाया गया था। मानुषी छिल्लर को आप जानते हैं, जो पृथ्वीराज मूवी आई थी अक्षय कुमार की, उनके साथ जो संयोगिता की भूमिका उन्होंने निभाई। हाँ, अब हमारे पास अब देखो मिस यूनिवर्स का लेटेस्ट डेटा हमारे पास है अभी मौजूद। 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 में कौन बनी है, सैनिस प्लासियोस। ठीक है, निकारागुआ की हैं सैनिस प्लासियोस। ये 2023 का मिस यूनिवर्स 2023 का मिस यूनिवर्स का खिताब इन्होंने जीता है। 71वीं मिस यूनिवर्स कौन थी, आर बोनी गैब्रियल, अमेरिका की थी, ये भी याद रखिएगा। अब इसमें पहली मिस यूनिवर्स भी याद रख सकते हैं, फिनलैंड की आर्मी कुसेला को दिया गया था। अब भारतीय कोई ऐसी भारतीय भी हैं जिनको ये मिला था, जी हाँ, मिस यूनिवर्स का खिताब सुष्मिता सेन ने जीता था वर्ष 1994 में, पहली भारतीय जिन्हें मिस यूनिवर्स दिया गया। मिस वर्ल्ड अलग है, मिस यूनिवर्स अलग है। वर्ष 2000 में लारा दत्ता को दिया गया था। ठीक है, और वर्ष 70वीं मिस यूनिवर्स कौन बनी थी भारत से, हरनाज संधू, याद है आपको। ठीक है, करंट अफेयर्स में याद रखिएगा, सब कुछ आपका फैक्चुअल है। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय पुरस्कारों पर आते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कारों में सबसे पहले हम बात करेंगे भारत रत्न की। जिस तरह से विश्व का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कार है, उसी तरह भारत में अगर देखेंगे तो हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। ठीक है, भारत का ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि प्रथम बार भारत रत्न पुरस्कार कब दिए गए, 1954 में। किस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, साहित्य, विज्ञान, कला, किसी भी मानवीय प्रयास के लिए किए गए। उसमें एक वर्ष में 1 से अधिक व्यक्तियों को दिया जा सकता है, और अभी तक 48 व्यक्तियों को सम्मानित किया जा चुका। आपको यहाँ याद ये रखना है कि पहले भारत रत्न प्राप्तकर्ता पहले कौन थे, तो वो थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी, देखो पहले वर्ष 1954 में 3 व्यक्तियों को एक साथ दिया गया था। सी राजगोपालाचारी जी तमिलनाडु से थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भी तमिलनाडु से थे, सीवी रमन तमिलनाडु से थे। ठीक है, ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति थे। सीवी रमन विज्ञान की किसी शाखा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई पहले। ठीक है, तो 1954 में इन तीनों व्यक्तियों को दिया गया। अब जब हमने देख लिया तो लेटेस्ट भी देखेंगे। सचिन तेंदुलकर का 2014 में दिया गया था। 2015 में पंडित मदन मोहन मालवीय जो कि उत्तर प्रदेश से हैं उनको दिया गया था, और अटल बिहारी वाजपेयी जी को मध्य प्रदेश से थे और इनको 2015 में दिया गया था। अब देखो लेटेस्ट हमारे पास है 2019 वाले। 2019 में 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। प्रणब मुखर्जी पश्चिम बंगाल से, तो भारत के 13वें राष्ट्रपति थे, इनको दिया गया। 3 व्यक्तियों को दिया गया फिर से, नानाजी देशमुख महाराष्ट्र के, और भूपेन हजारिका असम से। ठीक है, इन तीनों को लेटेस्ट जो 2019 में दिया गया था भारत रत्न। अब ये आप याद रखिएगा कि ऐसा नहीं कि भारत रत्न हर साल दिए जाते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में बहुत अभूतपूर्व कार्य करता है तो ऐसे व्यक्तियों की तलाश की जाती है। जब तलाश मिल जाती है, 2 या 3 लोग ऐसे मिलते हैं या 1 लोग मिलते हैं, तो उनको इस सम्मान से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, पद्म पुरस्कारों की बात करेंगे। 74वें गणतंत्र दिवस पर 2023 के लिए 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। याद रखिएगा नंबर
पद्म पुरस्कार 3 सम्मान आते हैं। देखो, भारत का सर्वोच्च सम्मान या सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, उसके बाद हमारे देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण, तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण, चौथा नागरिक सम्मान पद्म श्री। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के तीनों अगर आप देखेंगे तो तीनों 106 व्यक्तियों को दिए गए हैं। किस कैटेगरी में कितने मिले? पद्म विभूषण दिए गए हैं 6 लोगों को, पद्म भूषण दिए गए 9 लोगों को और पद्मश्री 91 लोगों को। और वर्ष 2022 में कुल 128 व्यक्तियों को दिए गए थे, इस बार 106 को दिए। अब यहाँ पर याद रखेंगे आप हम लोग इसको देखिए, पद्म विभूषण के विजेता कौन कौन हैं। तो इसमें पद्म विभूषण के तो एटलीस्ट आप याद रखने की कोशिश करें। और इनमें भी आप देखो, बालकृष्ण दोषी हैं, ठीक है, ये गुजरात से हैं, और जाकिर हुसैन ये महाराष्ट्र से हैं, MS कृष्णा, मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत दिया गया है, दिलीप महान लोबिस को भी दिया गया है। ठीक है, इनको भी याद रखिएगा, इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और श्रीनिवास बर्दवान, ठीक है, श्रीनिवास बर्दवान ये USA से हैं, इनको दिया गया है। ये भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ हैं। ठीक है, भारतीय अमेरिकी ये वर्धन है, ठीक है, वर्धन है, वर्धन, श्रीनिवास वर्धन। तो एटलीस्ट ये 6 तो आपको याद होनी चाहिए। बाकी आपके सामने 9 व्यक्तियों की और हैं जिनको पद्म भूषण दिए गए हैं, इनको भी चाहें तो आप सेकेंडरी आपके लिए उन्हीं में से प्रश्न आ जाएगा आपको। अगला पुरस्कार ज्ञानपीठ देखेंगे। ज्ञानपीठ हमारे देश में साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है भारत का। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ संस्था इसके द्वारा दिया जाता है। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 8वीं अनुसूची में लिखी हुई हैं 22 भाषाएं। ठीक है, तो 22 भाषाओं में अगर कोई व्यक्ति साहित्य लिखता है, उसकी रचना करता है, सर्वोच्च श्रेणी अगर है वो उसकी रचना, तो उसमें इसको मिल जाता है। साहित्यकार को साहित्य के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। पहली बार ज्ञानपीठ दिए गए थे साल 1965 में, और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया। ये मलयालम के लेखक हैं, ये है जी शंकर कुरूप जी। ठीक है, जी शंकर कुरूप जी को मिला था। हिंदी में सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले रचनाकार थे, ये भी याद रखेंगे। अमिताभ घोष देश के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ के द्वारा सम्मानित होने वाले अंग्रेजी भाषा के पहले लेखक थे। अब एक चीज़ याद रखिएगा, 22 भाषाओं में भारत के संविधान में वर्णित अंग्रेजी भाषा उसमें शामिल नहीं है, लेकिन अमिताभ घोष को पहली बार दिया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा अंग्रेजी भाषा के लिए। अब ज्ञानपीठ लेटेस्ट वाले हमारे पास कौन से हैं देखिए, जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2021 वाला, ये जो है 2023 में सम्मानित किया गया है इनको। ठीक है, तो 56वां ज्ञानपीठ दिया गया नीलमणि फुक्कन को, असम के ये साहित्यकार हैं। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 वाला 2023 में दिया गया था, ये दामोदर माओजो को दिया गया, कोंकणी साहित्यकार हैं। एटलीस्ट इतना याद रखिए। साहित्य अकेडमी हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है आफ्टर ज्ञानपीठ। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत में साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। अब देखो, जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में तो दिया जाता ही है ये, प्लस राजस्थानी और अंग्रेजी, ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान में जो है कुल 22 भाषाएं शामिल हैं, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछे तो 22 भाषाओं में दिया जाता है। और अगर आपसे पूछे कि साहित्य अकादमी कितनी भाषाओं में, तो कुल मिलाकर के 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषाएं वो जो भारत के संविधान में वर्णित हैं, और 2 भाषाएं राजस्थानी और अंग्रेजी जो भारत के संविधान में वर्णित नहीं है, लेकिन इनमें भी साहित्य अगर कोई लिखता है तो उसको दिया जाता है। पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में दिए गए। ज्ञानपीठ 1965 में दिए गए थे, उससे पहले शुरू हुए थे 1955 में। ठीक है, लेटेस्ट डेटा पर हम नज़र रखेंगे। अब देखो 2023 के दिए गए हैं। अब 2023 में हमने बताया 24 भाषाओं के लेखकों को मिलता है, तो हम मुख्यतः 5 से 6 भाषाओं के याद रखेंगे। और उसमें भी सर्वाधिक बता देता हूँ मैं, हिंदी भाषा के लिए दिया गया है संजीव को। संजीव को उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए दिया गया है। अंग्रेजी भाषा के लिए नीलम शरण गौर को दिया गया है, उनका एक उपन्यास है रैक्यूम इन रागा जानकी। उर्दू भाषा के लिए सादिका नवाब शहर के उपन्यास राजदेव की अमराई को दिया गया है। संस्कृत भाषा के लिए अरुण रंजन मिश्र को दिया गया है। ठीक है, संस्कृत का भी याद रखेंगे, अरुण रंजन मिश्र को। इन्होंने लिखा है शून्य मेघानम, ठीक है, मेघगानम। पंजाबी के लिए रणजीत सभी को दिया है। और प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 वाला किसको मिला था? माखनलाल चतुर्वेदी को। उनकी रचना थी हिमतरंगिनी, कविता संग्रह के लिए दिया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मूर्ति देवी पुरस्कार ये भारतीय ज्ञानपीठ समिति के द्वारा दिया जाता है, और ये भी साहित्यिक सम्मान है। 1961 में शुरू किया गया था, और इसके प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? CK नागराज राव। ये पहले कन्नड़ लेखक थे जिनको ये मिला।
सी के, अब देखो 1983 में अगर आप देखेंगे सी के नागराज राव को प्रथम मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया। स्टैटिक प्रश्नों में पूछ लेता है, इसलिए मैंने शामिल किया है। तो मूर्ति देवी पुरस्कार लेटेस्ट जो है हमारे पास वो 33वां है, ठीक है। 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार है जो कि 2019 का था, अंतिम बारी 2021 में प्रदान किया गया था। हिंदी के प्रसिद्ध कवि डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को मिला था। अगर ये कोई इन्फॉर्मेशन अपडेटेड नहीं है तो आप मुझे कमेंट में लिख देंगे, ठीक है। और इनकी अस्थि भवती नाम की कृति के लिए दिया गया। आगे चलेंगे, बिहारी पुरस्कार। अब लेटेस्ट हमारे पास 2022 वाला है, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। बिहारी पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ये भी एक साहित्यिक सम्मान है। 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा रीतिकाल के जो प्रसिद्ध कवि थे, कवि बिहारी लाल, इनके नाम से बिहारी पुरस्कार की स्थापना की गई थी। और सबसे पहला अगर देखेंगे, प्रथम बिहारी पुरस्कार किसको दिया गया था? ये प्रसिद्ध कवि थे जय सिंह नीरज को दिया गया था। इन्होंने लिखा था ठाणी का आदमी इस कृति के लिए। ये भी याद रहे, पुरस्कार हर साल एक राजस्थानी लेखक द्वारा हिंदी या राजस्थानी में प्रकाशित उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। इसमें 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। अब 31 में बिहारी पुरस्कार मधु कांकरिया को दिया गया था, राजस्थान के थे। इनका उपन्यास था हम यहाँ थे। 32वां जो दिया गया था वो डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया था। इनकी रचना थी पचरंग चोल पहर सखीरी, ठीक है, इसके लिए इनको दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरस्वती सम्मान की बात करेंगे। तो सरस्वती सम्मान भी 1991 में शुरू किया गया था के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। और सरस्वती सम्मान जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, उनमें अगर पिछले 10 साल में प्रकाशित भारतीय लेखकों की उत्कृष्ट साहित्य कृतियों के लिए दिया जाता है। अब पहला वाला 1991 में किसको दिया गया? पहला सरस्वती सम्मान मिला था डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को, जो अमिताभ बच्चन के पिताजी थे, ठीक है। उनकी 4 खंडों की आत्मकथा के लिए दिया गया था। लेटेस्ट वाला याद रखेंगे। अब कौन सा है? देखिए 32वां सरस्वती सम्मान जो कि 2022 वाला था, 2023 में इसको दिया गया था, ठीक है। इसमें तमिल लेखिका हैं, ठीक है, इनको याद रखेंगे। तमिल लेखिका हैं, लेखक लिखा हुआ है यहाँ पर। तमिल लेखिका हैं शिव शंकरी जी, ठीक है, शिव शंकरी जी, इनका नाम याद रखिएगा। यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस प्रिंट है, ये शिव शंकरी जी को मिला था उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए। सूर्यवंशम नहीं है, सूर्यवंशम है एक्चुअली। व्यास सम्मान, देखिए बहुत आते हैं प्रश्न इन पर, जितने भी हमने देखे हैं अभी। व्यास सम्मान भारतीय साहित्य में दिया जाने वाला भारतीय ज्ञानपीठ के बाद दूसरा बड़ा साहित्य सम्मान है। और इसमें ये भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया था। कई सारे पुरस्कार हैं जो के बिरला देती हैं फाउंडेशन। पहला व्यास सम्मान रामविलास शर्मा को मिला था, उनकी कृति भारत की प्राचीन भाषा और परिवार हिंदी के लिए। लेटेस्ट हमें याद रखना 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती, हिंदी की लेखिका हैं ये, उनकी कृति है जिसके लिए दिया गया यादें यादें और यादें, ठीक है। यादें 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 के लिए पुष्पा भारती को 33वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनके पहले तो चाहे आप याद रखें ना रखें, मैंने अपडेट किया है इसको। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 वाला, तो केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में संगठनों और व्यक्तियों के अमूल्य योगदान के लिए इसको शुरू किया था। अब इसमें देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अब यहाँ पर देखो 2019 में अगर आप देखेंगे, पहली बार प्रथम सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार दिया गया था 8वीं बटालियन राष्ट्रीय आपदा मोचन बल गाजियाबाद को। 23 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार प्रबंधन पुरस्कार 2022 की घोषणा की। और इनको 2 श्रेणियों में दिया गया, एक तो संस्थागत और एक व्यक्तिगत, यानी इसमें किसी संस्था को दिया जाएगा, इसमें किसी व्यक्ति को। तो इसमें संस्थागत श्रेणी में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को मिला था, ठीक है। और व्यक्तिगत श्रेणी में आप अगर देखेंगे तो भारतीय लोक प्रशासन के वरिष्ठ प्रोफेसर रहे प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया था। 2022 के बाद 2023 वाला भी याद रखेंगे, ठीक है। 2023 वाला चाहे तो आप ज़्यादा याद रखेंगे। उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण OSDMA को दिया गया था। और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम, इन दोनों को 2023 के लिए आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला देखेंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो 5 वर्ष से लेकर अधिक उम्र के और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, भारत में रहने वाले बच्चों को ये दिया जाता है। तो इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अब इसमें 2 श्रेणियों में ये अवार्ड दिए जाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार को 2 श्रेणियों में देते हैं, बाल शक्ति पुरस्कार और बाल कल्याण पुरस्कार। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में 11 राज्यों में से कुल मिलाकर के 11 बच्चों को, जिसमें 5 बालिकाएं हैं, 6 बालकों को प्रदान किया गया है। तो आप कहेंगे वो लिस्ट हमें दो, बिल्कुल ले लो लिस्ट, ये रही। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं के नाम आपके सामने हैं। आदित्य सुरेश हैं, ठीक है, कला और संस्कृति के क्षेत्र में दिया गया, केरल के हैं ये। आदित्य प्रताप सिंह चौहान, अनुष्का जौली, इनमें से किसी का नाम आपसे पूछ सकते हैं, या पूछेगा तो कितने बच्चों को दिया गया, 11 बच्चों को, इतना याद रख सकते हैं। अब देखो
गणतंत्र दिवस की परेड जो 2023 वाली हुई थी और अब लेटेस्ट 2024 में होगी, ठीक है। तो 2023 वाला ही प्रश्न आएगा, क्योंकि जो 24 की गणतंत्र दिवस की परेड है उसमें अभी कुछ समय है, ठीक है। तो पहली वाली के रिजल्ट्स ही अभी पूछे जाएंगे आपसे। इसमें 74वां गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया था और इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। क्यों बताया इस फैक्ट को यहाँ पर? इसलिए बताया क्योंकि आपको प्रश्न में ये पूछता है कि 74वें गणतंत्र दिवस में, भारत के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन थे? राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। कहाँ के? मिस्र के। अब गणतंत्र दिवस की थीम थी जन भागीदारी, आम लोगों की भागीदारी। इसमें कुछ प्रथम पुरस्कार पाने वाली झांकियों को देखेंगे। तो दिल्ली में जो कर्तव्य पथ है उस पर 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर राज्य की कला और संस्कृति का प्रदर्शन करने में अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड ने जो है प्रथम पुरस्कार जीता इस कैटेगरी में। और 74वें गणतंत्र दिवस में उत्तराखंड की संभावित जो थीम थी वो थी मंदिर मिशन के तहत मानस खंड। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। और ठीक है, आगे चलें। उत्तर प्रदेश का भी नाम है भाई, 26 जनवरी। अगर आप पिछला वाला देखें, मतलब 2022 वाला, 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तर प्रदेश की राज्य की जो झांकी थी उसको सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय था एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम, याद रहेगा। लेकिन 2023 वाला पूछा जाएगा। तो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार 2023 का किसको दिया गया? मानस खंड विषय पर आधारित उत्तराखंड की झांकी को मिला। पहले दूसरे तीसरों में पूछ लेगा। अब देखो ये भी याद रखने वाली बात है कि प्रथम जो है वो उत्तराखंड को मिला मानसखंड के लिए, दूसरा मिला था दूसरी सर्वश्रेष्ठ झांकी थी महाराष्ट्र की 3.5 शक्तिपीठ और नारी शक्ति पर इनका बना हुआ था, और तीसरा मिला था उत्तर प्रदेश अयोध्या दीपोत्सव को, ठीक है। तो थर्ड था इस बार 2023 में यूपी का। सर्वश्रेष्ठ झांकी जो केंद्रीय मंत्रालय विभाग की थी वो थी CAPF के द्वारा बनाई। अनदर इंपॉर्टेंट अवार्ड देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार का पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो भारत में दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार थे। तो पहले आपसे पूछेगा कि पहले खेल के क्षेत्र में कौन से पुरस्कार दिए जाते थे? सर्वोच्च राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन इसको रीनेम किया गया है मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 से 2020 तक प्रदान किए गए इस नाम से। 2021 में इनका नाम चेंज किया गया, फिर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। मेजर ध्यानचंद जी को आप जानते हैं, बड़े ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं ये, और इन्हीं के नाम पर कुछ फैक्ट भी आते हैं। 6 अगस्त 2021 को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम भारतीय एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रखा गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार आ चुका परीक्षा में। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म हुआ था 29 अगस्त को, ठीक है, 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो राष्ट्रीय खेल दिवस, इसीलिए हम जो है राष्ट्रीय खेल दिवस को हम 29 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं हमारे देश का, हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। इस दिन को पहली बार अनाउंसमेंट किया गया था वर्ष 2012 में। 4 साल की अवधि में जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिलते हैं। अब सबसे पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? विश्वनाथन आनंद थे, शतरंज के खिलाड़ी हैं। दूसरे अभिनव बिंद्रा थे, ठीक है। अभिनव बिंद्रा 18 वर्ष की आयु में पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के पहले प्राप्तकर्ता बने थे। तो ये फैक्ट्स आपको सारे याद होने चाहिए, ठीक है। स्टैटिक में भी मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, आप बार बार कहीं जा करके याद करेंगे, उससे अच्छा आप यहीं कर लें। 2023 के देखेंगे। अब 2023 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 के मिले हैं सात्विक साईराज, ठीक है, रंकी रेड्डी को और चिराग शेट्टी को, ठीक है, चिराग शेट्टी को। तो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं ये सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को। जिन्हें जो है ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन के नाम से भी जाना जाता है, इनको मिला है। इसके अलावा आपको पता है अभी हाल फिलहाल में ही 2024 में ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी, ठीक है, क्रिकेटर मोहम्मद शमी और जो पहलवान अंतिम पंघाल, ये भी सम्मानित किए गए हैं अर्जुन पुरस्कार से, ठीक है। इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न मिला है और इनको अर्जुन पुरस्कार मिला है, पूछ सकता है परीक्षा में। और युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद को जो है इनको जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो वर्ष 2022 में केवल एक खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न मिला था, शरद कमल अजंता को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को देखें तो ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अगर आप देखेंगे भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान देने वाले व्यक्ति को दिया जाता है ये, ठीक है। तो दादा साहेब पुरस्कार फिल्म जगत का एक भारत में फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान है। इस पुरस्कार का नाम जो है अगर आप देखेंगे धुंडी राज गोविंद फाल्के के नाम पर रखा गया है, ठीक है। 1913 में भारत की पहली फिल्म आई थी
इन्होंने ही बनाई थी वो राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, तो इसलिए इनको भारतीय सिनेमा का जनक भी कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। आता है प्रश्न ये परीक्षा में। आगे चलेंगे। 1969 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए आयोजित 17वें समारोह में पहली बार सम्मान दिया गया था ये देविका रानी को। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला है, प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 में ये प्रश्न आ चुका है, देविका रानी को दिया गया था प्रथम। ठीक है, देविका रानी को, और इसको हम 17th मानते हैं क्योंकि 17वें फिल्म समारोह से शुरू किया गया था। ठीक है, लेटेस्ट कौन से हमारे पास 71 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार रेखा जी को मिला है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, मतलब अमूल्य योगदान के लिए दिया गया है इनको। और इनसे पहले मिला था आशा पारेख जी को, इनसे पहले मिला था रजनीकांत को। अभी हम दो याद रख लेंगे लेटेस्ट वाले, बस प्रथम और लेटेस्ट। आगे देखेंगे, दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार भी हैं। ठीक है, इनको भी याद रखेंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा 2022 के विजेताओं की सूची है। तो दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया? देखिए भाई, इस क्लास के साथ में मेरा वादा पूरा हो रहा है। आपको सभी क्लासेस, सभी विषयों की मैराथन क्लासेस मैंने आपको कंप्लीट कराई हैं। ठीक है, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियोस को आप लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। फिल्म कौन सी है? RRR, RRR को जो है फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का मिला द कश्मीर फाइल को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणबीर कपूर को मिला ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को मिला गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। और फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान के लिए आशा पारेख। आगे देखेंगे 69वें फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इसमें से प्रश्न आता है आपको। ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में। यहाँ पर अगर आप देखें तो 2023 को 69वें फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई, जिसमें R माधवन द्वारा निर्देशित फिल्म आई थी अभी एक, रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट, इसको सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के अब आप देख लो, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसको दिया गया? अल्लू अर्जुन को, पुष्पा मूवी आई थी उसके लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को मिला है गंगूबाई के लिए, और कृति सैनन को भी मिला है साथ में। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार निखिल महाजन को मिला है एक मराठी फिल्म गोदावरी के डायरेक्शन के लिए। हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार सरदार उधम ने जीता है, याद रहे। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स अमेरिका के जो कैलिफोर्निया में 81वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड समारोह किया गया, उसमें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड में अगर आप देखेंगे, इसमें ओपनहाइमर मूवी है। ओपनहाइमर मूवी ने सबसे ज़्यादा 5 अवार्ड जीते, इतना याद रख लीजिए। इसके साथ अन्य फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री मोशन पिक्चर लिली, जो लिली ग्लैडस्टोन है, ठीक है, इनको मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अगर आप देखेंगे तो सिलियन मर्फी ओपनहाइमर मूवी के लिए। बेस्ट फिल्म है ओपनहाइमर, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं ओपनहाइमर के ही क्रिस्टोफर नोलन। अगला इंपॉर्टेंट देखिए, और अंतर्राष्ट्रीय हम कर चुके हैं, उसमें एक दो बचते हैं, मैं आपको यहीं बता दे रहा हूँ। ठीक है, प्रोफेसर BR कंबोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर BR कंबोज जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के उपकुलपति हैं। ठीक है, तो इनको जो है वैज्ञानिक और कृषि शास्त्र के क्षेत्र में विशेषज्ञ के रूप में उनको योगदान के लिए इसको दिया गया है। तो ये पुरस्कार मध्य प्रदेश के ग्वालियर में राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में एक स्वास्थ्य एक विश्व वन हेल्थ वन वर्ल्ड पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दिया गया। एक और इम्पॉर्टेंट पुरस्कार स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार, ये हैं भारत के राष्ट्रपति ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा आयोजित भारत मंडपम, कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार आयोजित किए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको याद रखने का क्या है? देखो, इंदौर और सूरत ये दो ऐसे शहर हैं संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर का खिताब इनको मिला है शहरी क्षेत्रों में। अगर शहरी क्षेत्रों में वार्षिक स्वच्छता रैंकिंग में देखेंगे तो महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर। तो स्वच्छ सर्वेक्षण में अगर आप देखोगे, ठीक है, ये याद होना चाहिए भाई, ये प्रश्न आएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 वाले 23 में दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखेंगे हम लोग। इसमें टॉप 10 सिटीज़ कौन सी हैं? इंदौर मध्य प्रदेश, सूरत गुजरात, नवी मुंबई महाराष्ट्र, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ठीक है, भोपाल, विजयवाड़ा, न्यू दिल्ली, तिरुपति, ग्रेटर हैदराबाद और पुणे, ये याद रखेंगे हम लोग। बाकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, इसका PDF भी टेलीग्राम पर अपलोड करेंगे। ठीक है, तो राज्य स्वच्छता रैंकिंग में मध्य प्रदेश ने दूसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है, नवी मुंबई को तीसरे सबसे स्वच्छ शहर का स्थान मिला है इसमें। शीर्ष राज्य की बात पूछेगा तो शीर्ष स्वच्छ राज्य का पुरस्कार महाराष्ट्र ने जीता है। ठीक है, महाराष्ट्र ने जीता है। अगला देखें, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 1986 में शुरू किए गए थे, पहली बार दिया गया था पार्लियामेंट्री फॉर द ग्लोबल एक्शन को। और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार अगर लेटेस्ट की बात करें, ठीक है, अगर ये मिला है प्रथम। ये प्रथम क्या है?
ये प्रथम एक नागरिक समाज संगठन है, ठीक है, इसको दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार, तो ये महात्मा गांधी जी की 125वीं जयंती पर 1955 में स्थापना की गई थी। इसमें पुरस्कार राशि 1 करोड़ रुपए है। अब ये प्रथम गांधी शांति पुरस्कार 1995 में जूलियस नायरेरे को दिया गया था। और गांधी शांति पुरस्कार 2020 वाला बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान को मिला। इसके अलावा कुछ अन्य पुरस्कार देख लेते हैं, ये समाप्त हो गए हैं अब। 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार हर्षाली मल्होत्रा को दिया गया। 32वां जीडी बुड्ला पुरस्कार प्रोफेसर नीलेश मेहता को दिया गया। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला, ये भी याद रखिएगा। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को मिला। संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 का कर्नाटक में संगीत का सर्वोच्च सम्मान है और कर्नाटक गायिका जो ये बॉम्बे जयश्री को दिया गया था। चलिए कुछ और देख लेते हैं। राष्ट्रीय फोटोग्राफ पुरस्कार 2030 शिप्रा दास को दिया गया। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर डॉक्टर पैगी मोहन को दिया गया। संसद रत्न पुरस्कार भाजपा नेता एचवी पांडे और वीरप्पन मोइली को दिया गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। रामाजन पुरस्कार 2022 याद रखेंगे यूकिंग तांग कैलिफोर्निया के हैं, इनको दिया गया था। अब हमारी एक कैटेगरी समाप्त हुई पुरस्कार वाली। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय खेलों की, नेशनल गेम्स में से प्रश्न आता ज़रूर है। तो अगर हम लेटेस्ट देखेंगे भारत में, देखो नेशनल गेम्स, नेशनल फिल्म अवार्ड, राष्ट्रीय जो चीज़ हैं उनको हमें ज़रूर याद रखना है। 37वें राष्ट्रीय खेल हुए 2023 में गोवा में इनका आयोजन हुआ। अब आपको ये प्लेस ज़रूर पूछेगा, ठीक है, 2-3 कथन में डाल करके दे सकता है। तो 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए? गोवा में। इसमें अगर आप देखोगे पहला स्थान किसको मिला, तो इसमें मेडल या पदक तालिका में पहला स्थान मिला है महाराष्ट्र को, ठीक है। राष्ट्रीय खेलों में सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं महाराष्ट्र ने, कुल मिलाकर के 228 पदक हैं। दूसरा अगर देखेंगे, दूसरा मिला है सर्विसेज को, ठीक है। दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय खेलों में सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं सर्विसेज ने, और तीसरे नंबर पर हरियाणा राज्य ने जीते हैं 192। राष्ट्रीय खेलों में अगर आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश को भी पूछेगा। उत्तर प्रदेश इस पदक तालिका में 15वें स्थान पर है। कुल मिलाकर के कितने पदक जीते हैं? 71 पदक जीते हैं, ठीक है। ये अंक तालिका में इतना आप याद रख सकते हैं। यूपी के करंट अफेयर यहाँ से बन जाएगा ये वाला आपका। सबसे कम सिक्किम। आगे देखेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये कई सारे गेम्स हैं, एक ही जैसे हैं, याद रखिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023, अब ये 5वें हुए थे। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 महाराष्ट्र में किए गए थे, और इसका विजेता महाराष्ट्र था, ठीक है। अब देखो खेलो इंडिया यूथ गेम 2018 से होते हुए आ रहे हैं, जिसका पहला विनर हरियाणा था, आयोजन स्थल नई दिल्ली। अब लेटेस्ट जो हमारे पास है वो 2023 के 5वां था, तो ये आयोजन हुआ था मध्य प्रदेश भोपाल में। आयोजन स्थल पूछता है, विजेता पूछता है महाराष्ट्र में। पदक किस किस को? खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे ज़्यादा पदक महाराष्ट्र को मिले, पिछले वाले में भी महाराष्ट्र को, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 161 पदक मिले, हरियाणा सेकंड नंबर पर 128। फिर हम याद करेंगे उत्तर प्रदेश को कितने, सभी याद नहीं रखने, शुरुआत के 2 और उत्तर प्रदेश 36 पदक मिले इसमें। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, देखो नाम मिलते जुलते हैं सबके, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम ये तीसरे हुए थे। ये इनका जो है आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट है। लखनऊ, वाराणसी, नोएडा, गोरखपुर में ये आयोजित हुए थे। अब इसमें पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 में हुए, और उड़ीसा में किया गया था इनका आयोजन, पंजाब यूनिवर्सिटी ने इनको जीता था। तीसरा कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश में किया गया। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की जो पदक तालिका है उसको देखो। पंजाब यूनिवर्सिटी ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं 69। दूसरा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर ने जीते हैं। उत्तर प्रदेश से अगर आप देखोगे तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से अगर आप देखेंगे तो 12 पदक जीते हैं इसमें। अन्य फैक्ट्स को आप याद रख सकते हैं, ये आपके सामने भी हैं, ठीक है। मैंने आपको मुख्य बातें बताई हैं जो आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। राष्ट्रमंडल खेलों की बात करेंगे 2022, आप कहेंगे 23 वाले कहाँ हैं? 23 नहीं, ये 22 में हुए थे, और ये कुछ गैप पे होते हैं, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये कॉमनवेल्थ गेम इसमें बहुत सारे गेम्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारी गेमों का आयोजन कराया जाता है इसमें। राष्ट्रमंडल खेलों का पहली बार आयोजन 1930 में किया गया था, और ये हर 4 साल के गैप पे होते हैं। लेटेस्ट हुए थे 2022 में, अब अगले वाले होंगे 2026 में। पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में किया गया था। आप इतना याद रखिए। कुछ भारतीयों को आप याद रखेंगे इसमें, ठीक है। भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था 1934 में। तो भारत ने 1930, 1950, 1960, 1986 इन वाले राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लिया, ठीक है। और राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे पहला पदक किस भारतीय ने जीता? पहला भारतीय कौन थे? राशिद अनवर, ठीक है। भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था? 2010 में हुआ था।
यहाँ से याद रखने योग्य बातें क्या है, देखो अगला जो होगा 23वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर होंगे 2026 में, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगे। 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम में किया गया। तो 2022 वालों का रिजल्ट देख लेते हैं। तो देखो 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में हुए, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए। इसका शुभंकर याद करना, पूछ लेगा। पेरी द बुल, आदर्श वाक्य सभी के लिए खेल, गेम फॉर ऑल, संस्करण 22। सबसे ज्यादा पदक किसने जीते, ऑस्ट्रेलिया ने जीते। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेमों में सबसे ज्यादा पदक 178 ऑस्ट्रेलिया ने जीते। नंबर 2 पर इंग्लैंड 176 पदक। हम थे भारत यानी हम चौथे स्थान पर 61 पदक जीतकर, 22 स्वर्ण 16 रजत 23 कांस्य। संख्या याद रखेंगे। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल 61 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। नेक्स्ट, भारत द्वारा जीते गए प्रथम पदक, इसमें आप देख सकते हैं संकेत महादेव सरगर को मिला था रजत पदक, गुरु राजा पुजारी को कांस्य पदक, वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू को स्वर्ण पदक मिला था इसी में 2022 वाले में। तो भारत ने सर्वाधिक 12 कुश्ती पदक जीते 61 में से, ठीक है। वेट लिफ्टिंग में 10। अब देखो 4 आपको ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं हैं टेनिस वाली, इनमें से प्रश्न पूछता है। एक है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन अगर आप देखोगे इसमें पुरुष एकल विजेता मेन सिंगल विनर का आपको याद रखना है और विमेन सिंगल का। तो एन जोकोविक ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष विजेता एकल विजेता हैं एन जोकोविक, महिला एकल विजेता हैं ए सबलेंका, ठीक है। इनके देश भी याद रखिएगा कौन से देश से हैं। यूएस ओपन महिला एकल का खिताब कोको गॉफ को मिला है यूएस ओपन में। नोवाक जोकोविक को पुरुष एकल का खिताब मिला है यूएस ओपन 2023। फ्रेंच ओपन किसने जीता है, नोवाक जोकोविक ने पुरुष एकल में, और महिला एकल में ईगा स्विएटेक ने जीता है। विंबलडन कार्लोस अल्कराज पुरुष एकल में जीता है, मार्केटा बोंद्रोसोवा महिला एकल में जीता है। एशियन गेम्स की बात कर लेते हैं। एशियन गेम्स का एक अन्य नाम भी मिलता है, ये भी महत्वपूर्ण गेम है। तो एशियाई खेलों को एशियाड के नाम से भी जानते हैं। ये प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में होते हैं, प्रश्न पूछा जाता है। ये भी बहुखेल प्रतियोगिता है, तो जिसमें केवल एशिया के देशी खिलाड़ी भाग लेते हैं। पहले एशियन गेम्स का आयोजन 1951 में हुआ था और हमारे देश में हुआ था, दिल्ली यानी भारत में, ठीक है। तो भारत ने वर्ष 1982 में भी एशियाई खेलों की मेजबानी की थी। 19वें एशियाई गेम्स 2022 वाले, इनके बारे में प्रश्न आएगा अब आपसे। तो 2023 में आयोजित हुए ये चीन के हांगजू ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम के अंदर। इसको बिग लोटस भी कहा जाता है। अगर हम बात करें, चीन में तीसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किया गया है। 1990 में किया गया था एक बार, 2010 में किया गया था गांगझू में, और इसके बाद में अब तीसरी बार हांगझाओ में हुआ था। एशियाई खेलों के इतिहास में पहली बार भारत की पदक संख्या 3 आंकड़ों से ज़्यादा पार कर गई है, ठीक है, याद रखिएगा इस बार। तो इसमें सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते हैं, सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं चीन ने, ठीक है। 2022 वाले जो एशियन गेम है सबसे ज़्यादा पदक चीन ने जीते हैं। नंबर 2 पर जापान है, नंबर 3 पर कोरिया गणराज्य, दक्षिण कोरिया की बात चल रही है, ठीक है। और इसके बाद में भारत इनके बाद में चौथा स्थान, भारत को इसमें चौथा स्थान मिला, ठीक है। ये भारत चौथे स्थान के लिए प्रयोग किया गया है। तो भारत 4th नंबर पर है। कितने पदक, 100 या उससे अधिक जीते हैं, ठीक है। तो भारत ने हांगझाओ 2023 में 28 स्वर्ण और कुल मिलाकर के 107 पदक जीते हैं, 4th स्थान पर है, ये याद रखिएगा। चलो लिस्ट दिखा देते हैं आपको। चीन ने सबसे ज़्यादा 383 पदक जीते हैं, जापान ने सबसे ज़्यादा 189 जीते हैं, इसके अलावा भारत चौथे नंबर पर है, 107 जीते हैं। फीफा वर्ल्ड कप देखिए अगला जो होगा वो 2026 में होगा। फुटबॉल का ये मैच है और संयुक्त मेजबानी करेंगे 3 देश, यूएस, कनाडा, मैक्सिको। फीफा विश्व कप 2022 वाला जो हो चुका है ऑलरेडी, इसकी मेजबानी कतर ने की थी और इसको अर्जेंटीना ने जीता था। पहला वाला फीफा वर्ल्ड कप 1930 में हुआ था, इसकी मेजबानी उरुग्वे ने की थी और उरुग्वे ही इसका विजेता रहा, याद रहेगा। थोड़ा सा जान लेते हैं फीफा के बारे में। इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन या इंटरनेशनल एसोसिएशन फुटबॉल कॉम्पिटिशन की याद रख सकते हैं। स्थापना 1904 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, फीफा का स्विट्जरलैंड के अंदर है। मेजबानी अगर देखोगे 2023 वाले की अर्जेंटीना ने, ये अलग वाला वो है फॉर्मेट है। तो 23 में फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 की मेजबानी अर्जेंटीना ने की, ठीक है। और इंडोनेशिया के स्थान पर अर्जेंटीना को सौंपी गई थी। तो फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 वाला उरुग्वे ने जीत लिया है इटली को हरा करके, याद रहेगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप भी हुआ है। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप पुरुष 2023 पुरुषों वाला, ठीक है, 2027वां। अब जो लेटेस्ट होगा अगला वो 14th वर्ल्ड कप होगा, 14th क्रिकेट मैन वर्ल्ड कप। ये दक्षिण अफ्रीका में, जिम्बाब्वे, नामीबिया 3 देश मिलकर के होस्ट करेंगे इसको।
और 2023 वाला तो अभी अभी हमारे भारत में ही हुआ है, जिसको फाइनल में हमने जो है एक तरीके से गवा दिया। ठीक है, तो याद रहेगा ये, यहाँ पर फाइनल का आप याद रख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया जीत गई थी फाइनल में, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराया था। तो भारत ने कुल मिलाकर के 240 रन बनाए थे 50 ओवर में, और केएल राहुल ने अगर आप देखेंगे इसमें 66 रन मारे, 66 रन मारे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने 241 रन बना लिए थे, और ये डेविस हेड ने इसमें सर्वाधिक रन बनाए। तो विराट कोहली को वनडे विश्व कप में 765 रन के साथ सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे, जबकि मोहम्मद शमी 24 विकेट इन्होंने लिए थे। 2023 वनडे विश्व कप में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज, इसीलिए मोहम्मद शमी को हमने अभी डिस्कस किया था आपसे कि जो मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कारों में अर्जुन पुरस्कार इस साल इनको दिया गया 2024। इसके अलावा 1975 में पहला वर्ल्ड कप हुआ मैन वाला, तो इसकी विजेता टीम थी वेस्ट इंडीज़। इंग्लैंड और वेल्स में इसका आयोजन किया गया था। पहला विश्व कप 1975 में इंग्लैंड में आयोजित किया गया। महिला विश्व कप पर भी नज़र रखते हैं। देखिए, महिला विश्व कप 12वां जो है 2022 में हुआ, इसका आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ। और आईसीसी महिला क्रिकेट कप 2022 वाला ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। ठीक है, और इससे पहला इंग्लैंड ने जीता। इसके अलावा 14th अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022, तो 2022 वाला आईसीसी अंडर 19 विश्व कप वेस्ट इंडीज़ में इसका आयोजन किया गया, और भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर ये 5वां अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत लिया। ठीक है, तो भारत ने 2000 में, 2008 में, 2012, 2018 इन वर्षों में जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने 3 बार जीता। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 वाला, इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया, और ऑस्ट्रेलिया इसकी विजेता रही। इसके बाद आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप मेजबानी ऑस्ट्रेलिया ने की थी, विजेता इंग्लैंड की टीम। उड़ीसा ओपन या उड़ीसा मास्टर्स भी इसको बोलते हैं। उड़ीसा ओपन 2023 में भारत में आयोजित एक बैडमिंटन की प्रतियोगिता है, याद रहेगा। और इसमें याद रखिएगा, इसमें पुरुष एकल का खिताब सतीश कुमार करुणाकरण ने जीता है, और महिला एकल विजेता का खिताब इनमें मिला है नोजोमी ओकुहारा, जापान। अब मैं आपको आगामी खेल प्रतियोगिताओं के बारे में बता देता हूँ एक बार फिर से, क्योंकि प्रश्न यहाँ से आएगा, एक प्रश्न मिलेगा इस स्लाइड से। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम 2024 में आयोजन किया जाएगा पेरिस में। 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम 2028 में लॉस एंजलिस में करवाए जाएंगे। 25वां शीतकालीन ओलंपिक मिलान इटली में कराया जाएगा 2026 में। 23वां राष्ट्रमंडल खेल ये ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में करवाया जाएगा, 2026 वाला भी देखा था। 19वां एशियाई खेल 2023 वाला कहाँ पर हुआ? हांगझाऊ चीन में। 20वें एशियाई खेल अगले वाले कब होंगे? जापान 2026 में होंगे। आगे देखेंगे फीफा विश्व कप, देखिए कतर में हुआ 2022 वाला। 9th महिला विश्व कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ, ठीक है, 2023 का। 13वां क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में हुआ 2023 में। पुरुष T20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ 2022 वाला। 8वां T20 महिला विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में हुआ 2023 में। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हुई 2025 में। 15वां विश्व हॉकी विश्व कप जो है पुरुष हॉकी विश्व कप भारत में हुआ 2023 में। 15वां महिला हॉकी विश्व कप स्पेन में हुआ, नीदरलैंड में, ठीक है, स्पेन नीदरलैंड में। 10वीं रग्बी विश्व कप फ्रांस में, और महिला रग्बी विश्व कप न्यूजीलैंड में। कुछ 2-4 जरूर याद रखेंगे, फीफा वाला, क्रिकेट वाला और ओलंपिक वाला। रिकैप करवा देते हैं। आ जाता है फीफा अंडर 17 विश्व कप भारत में 2022 में हुआ। फीफा अंडर 20 विश्व कप इंडोनेशिया 2023 में हुआ। 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में, ये नहीं पूछेगा आप क्योंकि 37 में हो चुके हैं। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में हुए 2023 में, याद रखिएगा। 38वें खेल कहाँ पर होंगे? उत्तराखंड में होंगे, इंपॉर्टेंट 2024 में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 वाले कहाँ किए गए? मध्य प्रदेश में। चौथे शीतकालीन ओलंपिक गेम्स कहाँ होंगे? दक्षिण कोरिया में 2024 में। इसके अलावा आप कौन सा याद रख सकते हैं? इसके अलावा आपकी मर्जी है, इनमें से याद रख सकते हैं और भी। एशिया कप 2023 का श्रीलंका में आयोजित किया गया, ये याद रख लेंगे, ठीक है। और 32वें दक्षिण एशियाई गेम्स कंबोडिया में। तीसरी महत्वपूर्ण कैटेगरी को शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की। 2023 में कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं? इसमें देखिए संयुक्त राष्ट्र, G20, G7, SCO और ब्रिक्स, बिम्स्टेक, नाटो, 2+2, एपेक्स, सार्क, UNFCC, कॉप आदि को देखते हैं। एक यहाँ से देख लीजिए पहले। देखिए 18वां, देखो G20 शिखर सम्मेलन 2023 वाला कहाँ पर हुआ? 18वां G20 शिखर सम्मेलन भारत में इसका आयोजन किया गया। अभी इनको डिटेल में भी पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 वाला ये ब्राज़ील में होगा, अब ये याद रखिएगा, ठीक है। G20 शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में होगा 2024 का। COP 28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन दुबई में 2023 वाला दुबई में हुआ, संयुक्त अरब अमीरात में, UAE में। 23वां शिखर सम्मेलन ये कौन सा है? SCO
ठीक है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये भारत में हुआ है। इसके अलावा 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का जापान में हुआ है और G7 शिखर सम्मेलन 2024 वाला इटली में होगा। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में किया गया है। 33वां नाटो शिखर सम्मेलन लिथुआनिया में किया गया है। इसके अलावा 33वां नाटो शिखर सम्मेलन लिथुआनिया में और नैम का जो है युगांडा में किया गया है 2023 का। 27वां चोगम सम्मेलन समोआ में और 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 दक्षिण अफ्रीका में किया गया। सेशन को आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है लाइक और शेयर कर दीजिएगा इसको, ठीक है। आगे देखेंगे, देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात करेंगे। 78 सेशन इसका कहाँ पर हुआ, और देखिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में, यूएसए। इनके कुछ पद याद रख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, और संयुक्त राष्ट्र महासभा का 77वां सत्र न्यूयॉर्क में हुआ था, और इसमें जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, कसावा करोशी, हंगरी। लेटेस्ट हमें याद रखने हैं, लेटेस्ट कौन से हैं, देखिए 2023 का कहाँ किया गया है, न्यूयॉर्क में ही किया गया है। तो इसमें याद रखिएगा ये हैं डेनिस, नाम लिख देता हूँ मैं, डेनिस फ्रांसिस, ठीक है, डेनिस फ्रांसिस, याद रखिएगा डेनिस फ्रांसिस, ठीक है, इनको चुना गया है इसकी अध्यक्षता के लिए। कुछ आसियान के बारे में देखते हैं। आसियान, देखिए आसियान का फुल फॉर्म पूछ लेता, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन समिट, ठीक है, ये दक्षिण पूर्वी एशिया देशों का संगठन है। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। वर्तमान महासचिव काओ किम हॉर्न है। अब इसमें बताना इसलिए ज़रूरी है कि इसमें सदस्य कितने हैं, 10 देश सदस्य हैं, और भारत इसका मेंबर नहीं है। याद रखिएगा, आपसे पूछता है कि भारत इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का सदस्य है, तो भारत आसियान का सदस्य नहीं है, इसलिए यहाँ पर मार्क किया है। 10 आप याद रख सकते हैं। पहला आसियान शिखर सम्मेलन 1976 में इंडोनेशिया में करवाया गया, और लेटेस्ट वाले अभी हमने देखे ही थे, ठीक है। तो ये 2023 की अध्यक्षता इंडोनेशिया ने की थी, और 2022 वाला कंबोडिया ने किया था, और 42वां 43वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में, ठीक है। G20 शिखर सम्मेलन का इसका आप देखेंगे, G20 का हेडक्वार्टर कैनकन मैक्सिको में है, और 19 देशों का ये एक ग्रुप है। कितने देश इसमें शामिल है वो याद रखिएगा। इसमें एक यूरोपियन यूनियन भी है, और इसमें भारत एक मेंबर है। इंडिया इज़ अ मेंबर कंट्री ऑफ किसका, G20 का। तो G20 में भारत भी भाग, इसलिए याद रहेगा G20 शिखर सम्मेलन 2023 वाला भारत में हुआ, ठीक है, और 24 वाला ब्राज़ील में हो। आगे देखें G7 और G8, तो ये क्या मसला है G7 G8 का। तो पहले 8 देशों का एक ग्रुप हुआ करता था, ये वर्ल्ड की जो है टॉप इकोनॉमीज़ थी सबसे बड़ी, तो इसमें इनको कहा गया ग्रुप ऑफ 8। तो पहले अगर आप देखेंगे जब शुरुआत में ये बना था तो फ्रांस के द्वारा 1975 में 6 ग्रुप ऑफ 6 की स्थापना की गई थी, G6 के नाम से, ठीक है। सबसे धनी राष्ट्र थे ये फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। इनको तो ज़रूर याद रखेंगे, G7 G8 को इन्होंने मिलकर के की थी। 1976 में कनाडा को भी इसमें शामिल कर लिया, तो G7 हो गया ये। उसके बाद में इसमें 1997 में रशिया को इसमें शामिल किया गया, तो ये G8 हो गया। G8 का मतलब ग्रुप ऑफ 8, ठीक है। और रशिया को 2014 में फिर से हटा दिया, तो ये वापस में अब कब क्या है, G7 ही है। तो G7 का अगर आपको पूछेगा लेटेस्ट वाला, ये जापान में होगा, ठीक है, 2024 जो जापान में हुआ है, और अगला वाला इटली में होगा। SCO शिखर सम्मेलन, देखो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, इसकी स्थापना 2001 में की गई थी, बीजिंग चीन में इसका हेडक्वार्टर है। तो भारत और पाकिस्तान ये 2017 में शामिल हुए, तो इंडिया इज़ अ मेंबर कंट्री। याद रखेंगे वर्तमान में SCO के 9 देश सदस्य हैं। कौन कौन से देश हैं, देखो इसमें भारत आपको याद ज़रूर रखना है, बाकी आप देख लेंगे। नवीनतम कौन है, ईरान बना है नवीनतम। अब इसमें आपको याद रखना है जो 2023 वाला है ये वाराणसी में आयोजित किया गया, और इसके अलावा इससे पहला उज्बेकिस्तान में। ब्रिक्स सम्मेलन, ब्रिक्स में 5 देश हैं, BRICS, तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 देश हैं, ठीक है। इन 5 देशों के संक्षिप्त जो इनकी शुरुआत के जो लेटर्स इनको उठा करके एक एक्रोनिम बनाई गई है, ठीक है, जिसको ब्रिक्स बोला गया। तो अर्थशास्त्री जिम ओनील के द्वारा पहले 4 ब्राज़ील, रशिया, भारत, चीन को ब्रिक कहा गया। बाद में दक्षिण अफ्रीका को जोड़ा गया 2010 में, तब ये ब्रिक्स हुआ। तो इसमें आप याद रखेंगे, देखिए यहाँ पर आपको ये ब्रिक्स देश, भारत इसका मेंबर है, ये याद रखना, ठीक है, भारत इसका मेंबर है। तो ये 2022 वाली चाइना में हुई थी, और
2023 वाली साउथ अफ्रीका में हुई थी इसकी ब्रिक्स समिट। बिम्स्टेक की देखो, अब बिम्स्टेक 1997 में सचिवालय ढाका में इसका, बिम्स्टेक का सदस्य देश है भारत। तो इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन, काफ़ी लंबा है तो इनमें आप ये याद रख सकते हैं। नाटो के बारे में देखें तो इसको कहा जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, ठीक है। नाटो एक अगर आप देखोगे तो ये 4 अप्रैल 1949 को बनाया गया था इसको, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय, 30 देश इसमें शामिल हैं, ठीक है। और इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें लेटेस्ट वाला जो है वो लिथुआनिया में हुआ है, ठीक है, इसका सम्मेलन। इसके अलावा अन्य कुछ भी याद रख सकते हैं। तो 25वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन हुआ है जम्मू कश्मीर में, और वैश्विक समुद्री सम्मेलन प्रदर्शनी ओशियंस चेन्नई तमिलनाडु में हुआ है। जलमार्ग सम्मेलन डिब्रूगढ़ में किया गया। सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन लेह लद्दाख में किया गया। और 18वां विश्व संस्कृत सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। 17वां विश्व सम्मेलन वैंकूवर कनाडा में किया गया था आयोजित। एक और है 2+2 सम्मेलन, ये भारत 4 देशों के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित करता है। इसमें देखो कौन कौन से देश शामिल हैं, तो अमेरिका 2+2, रशिया 2+2 में शामिल है, और ऑस्ट्रेलिया 2+2 में शामिल है, और जापान भी, ठीक है। तो अगर आप देखोगे भारत और अमेरिका की जो 2+2 वार्ता हुई थी 2022 की वाशिंगटन डीसी में हुई थी, ठीक है। तो भारत और इन देशों के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्रियों की बैठक होती है इसमें। एपेक को देखेंगे, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, अब 1989 में इसको बनाया गया था, सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है। इसका लेटेस्ट जो हमें याद रखना है वो 2024 में इसकी ब्रुनेई में इसका सम्मेलन होने वाला है, ठीक है। और 2023 का मैक्सिको में हुआ है, 2025 का साउथ कोरिया में। सार्क सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, सार्क का फुल फॉर्म कई बार पूछा परीक्षा में। स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई, काठमांडू नेपाल में हेडक्वार्टर है, और भारत इसका एक मेंबर देश है। 8 देशों को याद रखिएगा, भारत, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान इसका नया मेंबर। देखो अंतिम बार ये पाकिस्तान को मिली थी इसकी मेजबानी, और वहाँ पर पाकिस्तान देखो, अगर आप देखोगे ना तो सबसे ज़्यादा आतंकवादी गतिविधियाँ यहीं पर होती हैं विश्व में, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा आतंकवादी गतिविधियों से प्रभावित कौन सा देश है? अफगानिस्तान। आतंकवाद को सबसे ज़्यादा प्रमोट कौन करता है? पाकिस्तान। तो इसी की वजह से यहाँ पर ये जो है मेजबानी इसको मिली थी 19वें सार्क सम्मेलन की, 2022 वाले की प्रस्तावित थी, लेकिन ये हो नहीं पाई शायद इसमें। आगे देखें, अब देखिए UNFCCC का फुल फॉर्म पूछता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसमें COP 28 की जो बैठक की गई थी वो कहाँ पर की गई थी? UAE में। अगला देखें G77, 77 देशों का ये समूह है, ठीक है। तो ये इसमें आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि 2023 व G77 जो हुआ क्यूबा में हुआ है। आगे देखें I2U2 में 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल, ठीक है। I फॉर इंडिया, U फॉर USA, और I फॉर इजराइल, और U फॉर UAE, ठीक है। चलिए इसमें अगर हम देखें तो इसमें I2 2 I के नाम से कंट्री हैं, 2 U के नाम से, इंडिया, इजराइल, USA, ठीक है, I2U2। अब इसमें I2U2 की जो मेज़बानी की गई थी संयुक्त अरब अमीरात ने की थी, ठीक है, 2023 में इस सम्मेलन। इसके अलावा देख सकते हैं चोगम शिखर सम्मेलन 2023 का लंदन UK में हुआ है, इसको आप याद रख सकते हैं। गुट निरपेक्षता जो नॉन अलाइन मूवमेंट है, NAM है, ये 19वां शिखर सम्मेलन युगांडा में किया गया है। इसके अलावा पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन ये 2023 वाला इंडोनेशिया जकार्ता में किया गया है। एशियन डेवलपमेंट की वार्षिक बैठक आप देखेंगे 56वीं आम बैठक थी, ये कोरिया यानी साउथ कोरिया में इसको किया गया है, इंचियो। इसके अलावा चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्वाड, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसके बारे में भी याद रखेंगे। इसका 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में किया गया। क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं? अमेरिका, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। चलिए अब थोड़ी सी नई नियुक्तियों के बारे में बता देते हैं। न्यू अपॉइंटमेंट ये 2024 की हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। 2023 तो पूरा वर्ष, अब जनवरी 2024 तक की हैं ये। वर्तमान में कौन क्या है, इन पर हम अब संक्षिप्त तो एक चर्चा करेंगे। पहला कैबिनेट मंत्री, कभी कभी कैबिनेट मंत्रालय से प्रश्न पूछ देता है, ठीक है। तो रक्षा मंत्रालय किसके पास है? राजनाथ सिंह के। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। पुराने आपको याद होंगे, लेटेस्ट जो बदले हुए हैं आपको हम उनको बता देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो चेंज हुए हैं आप उनको ज़रूर याद रखेंगे। देखिए चलिए, इसमें वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री, ये दोनों मंत्रालय निर्मला सीतारमण के पास हैं, और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी हैं।
इसके अलावा जनजातीय मामलों के मंत्री और किसान कल्याण मंत्री, अब यहाँ पर आपको याद रखना है, देखिए पहले नरेंद्र सिंह तोमर को जो है कृषि किसान कल्याण मंत्री बनाया गया था, उनके बाद ये पद अब अर्जुन मुंडा के पास है। अर्जुन मुंडा के पास 2 मंत्रालय हैं, जनजातीय मामलों के मंत्री और कृषि किसान मंत्री, यही हैं दोनों। महिला एवं बाल विकास मंत्री और इसके साथ अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी, 2 मंत्रालय इनके पास हैं, ठीक है। इसके अलावा शिक्षा मंत्री कौन है भारत के, और कौशल विकास मंत्री ये धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। कानून मंत्री याद रखिएगा, पहले किरण रिजिजू थे, अब अर्जुन राम मेघवाल हैं, ये चेंज हुए हैं तो ये याद होनी चाहिए। बाकी आपके सामने हैं और चाहे तो आप उनको भी याद रख सकते। तो सेशन को आप लोग प्लीज़ लाइक कर दें अगर भूल गए हैं तो, जो लोग बाद में ज्वाइन कर रहे हैं। और बताते हैं आपको, इनको याद रखना है आपको, ग्रामीण विकास मंत्री पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह है। इसके अलावा आप याद रखेंगे जो किरण रिजिजू हटाए गए थे वहाँ से विधि मंत्रालय से, उनको भू विज्ञान मंत्रालय दिया गया। ये आप क्योंकि लेटेस्ट अभी चेंजेस किए गए हैं तो ये याद होनी चाहिए। पर्यावरण मंत्री कौन है, पर्यावरण मंत्री और रोजगार मंत्री भी साथ साथ दोनों मंत्रालय भूपेंद्र यादव के पास में है। संस्कृति मंत्री भारत के, पर्यटन मंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री जी किशन रेड्डी, याद रहेंगे। और खेल मंत्री कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर। अब यहाँ पर आपको सभी राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों की लिस्ट दी गई है, बिल्कुल अपडेटेड है आज तक, जनवरी तक, आज कितनी तारीख है वहीं तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको, बाकी आप सब याद रख लेंगे, मैं आपको 5 राज्य भी जो यहाँ पर कुछ राज्यों के चुनाव हुए थे लास्ट 1 या 2 साल में, उनमें जो अलग अलग चेंज हुए हैं उनको बताते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में अभी मुख्यमंत्री कौन है, विष्णुदेव। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ये दिसंबर में बने 2023 में, पिछले महीने, विष्णुदेव साय, ठीक है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। मध्य प्रदेश के पहले शिवराज सिंह थे, अब मध्य प्रदेश में कौन है, मोहन यादव सीएम बनाए गए। बाकी अन्य को आप याद रख सकते हैं। देखिए इधर गवर्नर हैं, ये मुख्यमंत्री हैं। जो लेटेस्ट चेंजेस हुए हैं अभी जो 4-5 राज्यों के चुनाव हुए हैं उनमें, मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है, ये है लालदू होमा, ठीक है। तेलंगाना में बने हैं कौन, ये हैं ए रेवंत रेड्डी, क्लियर हुआ। केंद्र शासित प्रदेशों में आएंगे तो दिल्ली में मुख्यमंत्री आप जानते हैं केजरीवाल हैं, और उपराज्यपाल का नाम आप जरूर याद रखें, विनय कुमार सक्सेना, ठीक है। ये सबको पता है, लेकिन विनय कुमार सक्सेना उपराज्यपाल को पूछ सकते, कई बार पूछे हुए प्रश्न कई पेपरों में आते हैं। पौंडीचेरी में अगर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री कौन है, एन रंगास्वामी, और तमिली साई सौंदर राजन जो है उपराज्यपाल। जम्मू कश्मीर, पौंडीचेरी और ये जो पौंडीचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, ये 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर विधानसभाएं और इनके मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद भी होती है, ठीक है। लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी कोई चुनाव नहीं है, तो इन 2 के आप ये तो याद रखें, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, ठीक है। यहाँ पर गवर्नर नहीं होते हैं यूटीज़ में, या तो होंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर या प्रशासक। आगे देखें, अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल डी के जोशी हैं, चंडीगढ़ के बनवारी लाल पुरोहित प्रशासक हैं वहाँ के। भारत में भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, जो 1963 से 67 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग रहे, 1994 से 2019 तक, 24 वर्षों तक। जगदम्बिका पाल 1998 से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, जिनका कार्यकाल सबसे कम रहा, वो सिर्फ 1 दिन के सीएम थे, ठीक है। नायक मूवी याद आ रही होगी आपको, ठीक है। और इसमें अगर आप देखेंगे, सबसे युवा मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू थे, और जिनकी आयु 42 वर्ष। अब देखो यहाँ पर कुछ लेटेस्ट आप याद रख सकते हैं, वर्तमान में कौन क्या है। 2024 में देखें, राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़ जी हैं, प्रधानमंत्री तो हम सबको ही पता है, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं, और 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं, अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल, ये क्या है, चुनाव आयुक्त। 2 होते हैं चुनाव आयुक्त, एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है। भारत के महान्यायवादी कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया RK वेंकटमणि जो है, ठीक है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ये है हीरालाल सामरिया। ये चेंज है तो आप याद रख सकते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। नीति आयोग के जो CEO हैं सुब्रमण्यम है। इसके अलावा राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण हैं। इसमें आप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी हैं, याद रखेंगे आप, ठीक है। मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वर। वित्त आयोग पर प्रश्न आ सकता है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह थे। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगरिया हैं। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं, और भारतीय रेल बोर्ड के अध्यक्ष श्रीमती जया वर्मा सिन्हा हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह हैं।
अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा, ओबीसी के अध्यक्ष हंसराज। किसी ना किसी आयोग के प्रश्न पूछ लेता। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा जी हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी, और एससी शेड्यूल्ड कास्ट आयोग के अध्यक्ष श्री अरुण हल्दर हैं, एसटी आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वरम ओराम, सीबीएसई के अध्यक्ष निधि छिब। इसके अलावा एनसीईआरटी के नए निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी, यूजीसी के नए अध्यक्ष एम जगदीश कुमार, केंद्रीय सतर्कता सीवीसी कौन है, आयुक्त सीवीसी कौन है, ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, इसरो के अध्यक्ष एम एस सोमनाथ हैं, डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत हैं, और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक डॉक्टर उन्नीन कृष्ण नायक। अब देखो, सुरक्षा बलों के, सशस्त्र बलों के ये याद रख सकते हैं आप हेड जो हैं। बीएसएफ के महानिदेशक नितिन अग्रवाल हैं, सीआरपी के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह है, सीआईएसएफ के महानिदेशक नीना दयाल हैं, आईटीबीपी के महानिदेशक अनिल दयाल हैं। ये प्रश्न थोड़े लेटेस्ट हैं, ये चेंजेस अभी। बाकी आप याद रख सकते हैं, आईबी के महानिदेशक तपन कुमार डेका हैं, रॉ के महानिदेशक सामंत कुमार गोयल हैं, सीबीआई के महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल हैं, सीबीआई के विशेष निदेशक प्रवीण सिन्हा हैं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा हैं, और एनसीबी के प्रमुख हैं एसएन प्रधान। याद रहेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसमें 4 पद आप याद रखेंगे। सीडीएस कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी हैं। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है, जनरल मनोज पांडे जी हैं। भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, मार्शल विवेक राम चौधरी जी हैं। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है, एडमिरल आर हरि कुमार हैं। क्लियर है, ये सब याद रखेंगे। इसके बाद चाहें तो आप इनमें से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। जो मुख्य मुझे इस कैटेगरी से बताने थे मैंने आपको बता दिए। अब एक काम करते हैं, इस कैटेगरी में बहुत सारे पद हैं जो सिर्फ आपको याद रखने हैं, वो आपको पीडीएफ में ही अवेलेबल हैं, आप वहाँ से पढ़ लेंगे। अब कुछ अगली कैटेगरी है महत्वपूर्ण दिवस की, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सेशन को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा। डीआरडीओ के बारे में पूछता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी को हुई थी और 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और अभी हमने देखा है इसके डीआरडीओ के प्रमुख समीर कामत हैं। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, और इसकी थीम थी अंधे और दृष्टिबाधित व्यक्तियों तक पहुंचना। इसकी थीम, कोई भी दिवस या तो उसका दिन पूछेगा या उसकी थीम पूछेगा, बस ये 2 प्रश्न पूछेगा। तो ये याद रखना क्यों जरूरी है। विश्व ब्रेल दिवस आप जानते हैं 2019 से प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दृष्टिबाधित लोगों के पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि के आविष्कारक जो कि लुईस ब्रेल थे, उनकी जयंती पर विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाने की घोषणा की थी। तो ब्रेल लिपि के माध्यम से जो दृष्टिबाधित लोग हैं वो कौन सी लिपि से पढ़ते हैं, ब्रेल लिपि से। इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सारे दिवस नहीं बताऊंगा, कुछ मुख्य बताऊंगा जो परीक्षा में आ सकते हैं, बाकी आप इन पीडीएफ से पढ़ेंगे। देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। 2003 से इसको मनाया जा रहा है, और ये 17वां प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर मध्य प्रदेश में जो है इसको सेलिब्रेट किया गया था, और इसकी थीम थी प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। याद रहेगा। और हमने ये भी डिस्कस किया था 9 जनवरी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 9 जनवरी को, इसीलिए हम भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को ख्याति दिलाने के लिए 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया था विश्व हिंदी दिवस, और इसका थीम है मातृभाषा की महत्ता को भूले बिना हिंदी को जनमत की भाषा बनाना। अनदर फैक्ट में आप देख सकते हैं, पहली बार 10 जनवरी 1975 को विश्व हिंदी दिवस का सम्मेलन किया गया था, ठीक है। याद रहेगा। ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, और इसका थीम याद रखेंगे, राष्ट्रीय युवा दिवस, जहां राष्ट्रीय लग गया तो मतलब देश में ही मनाया जाता है, विकसित युवा विकसित भारत, ठीक है। तो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, उसी के अवसर पर इसको मनाते हैं, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद जी के जन्म के बारे में पूछ सकता है। इनका जन्म 1864 में हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जो है 1864 में कलकत्ता में हुआ था, सॉरी माफ़ कीजिएगा 1863 में हुआ था, ठीक है। 1863 में हुआ था 12 जनवरी को। और इनके पिताजी पिताजी तो नहीं, इनका वास्तविक नाम ज़्यादा पूछा जाता है, नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है, इनका वास्तविक नाम था। और इनका निधन को भी याद रखिएगा, 4 जुलाई है, ठीक है। निधन 4 जुलाई को हुआ था 1904 में, और 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। थल सेना दिवस को 15 जनवरी को हम मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम 2023 की टू इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटाइज एजुकेशन 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया। राष्ट्रीय बालिका दिवस भी 24 जनवरी को ही सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना संयुक्त प्रांत नाम से हुई थी।
2023 में रोजगार और निवेश की थीम पर जन भागीदारी के साथ इस दिवस को सेलिब्रेट किया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, 2011 से मनाते आ रहे हैं और इसका 2023 का थीम था वोटिंग बेमिसाल, मैं अवश्य वोट देता। दो नामों में कन्फ्यूजन हो सकता है। एक 30 जनवरी, तो 30 जनवरी को गांधी जी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गांधी जी की हत्या की गई थी और 23 मार्च को भी आपने देखा होगा शहीद दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो 30 जनवरी को जो हम शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं तो गांधी जी की जो पुण्यतिथि थी उस दिन करते हैं। 23 मार्च को भी हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन वो भगत सिंह जी की पुण्यतिथि थी। ठीक है, फरवरी में महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके लिए, एक तो आदर दिवस, ठीक है, और इसमें दलहन दिवस, इसके अलावा राष्ट्रीय महिला दिवस। इसमें याद रखेंगे 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस सेलिब्रेट किया था। 2 फरवरी को, 2 फरवरी को क्यों? क्योंकि 2 फरवरी को यहाँ पर अगर आप देखें वर्ष 1997 से 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मना रहे हैं। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान का एक शहर है रामसर, यहीं पर एक संधि हुई थी, इसको रामसर संधि कहते हैं। उसी दिन 2 फरवरी को हुई तो उसी दिन विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और 2023 का इसका जो थीम है वो है वेटलैंड रिस्टोरेशन। और भारत में वर्तमान में कितने रामसर स्थल हैं? 75। अगला याद रखेंगे, नेक्स्ट याद रखेंगे, देखिए विश्व कैंसर दिवस, क्लोज द केयर गैप थीम थी इसकी, 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया था। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को सेलिब्रेट किया और इसका थीम था सतत भविष्य के लिए दालें, इंपॉर्टेंट है। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस, यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ याद रख। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को याद रखेंगे और विश्व महिला दिवस 8 मार्च को याद रखेंगे। ठीक है, बाकी अरुणाचल मिजोरम का स्थापना दिवस 20 फरवरी को आता है, ये याद रख सकते हैं। और आप जानते हैं पहले अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर अलायंस के नाम से जाना जाता था, इसका नाम था अरुणाचल प्रदेश का पुराना। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को हम याद रखेंगे 28 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं और विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। 28 फरवरी को हमारे देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है डॉक्टर सीवी रमन के रमन इफेक्ट की खोज उन्होंने की थी, उनके लिए हम जो है सेलिब्रेट करते हैं। 1930 में उनको नोबेल भी मिला था, हमने डिस्कस भी किया था। और ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन 1 मार्च को मनाते हैं। अब इसमें याद रखना है ये वाला आपको, ठीक है। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है और वन्यजीव दिवस की थीम थी वन्यजीव संरक्षण के लिए साझेदारी, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, इसका जो थीम है हमारा उद्देश्य शून्य नुकसान। मोटापा दिवस पे कभी पूछ ले तो 4 मार्च को है, इसका थीम है बदलते परिप्रेक्ष्य में चलो मोटापे के बारे में बात करते हैं। जन औषधि सप्ताह 7 मार्च को 1 से 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह मनाया गया। जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी करके इसका थीम था, ठीक है। बाकी यहाँ दिए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को मनाया गया, इसका थीम था सभी के लिए गणित, इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रीय गणित हमारे देश में जो मनाया जाता है वो 22 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे को याद रखेंगे 20 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। सावधान रहें, आभारी रहें, दयालु रहें, इसका थीम था ये। इसमें देखें नस्लीय भेदभाव के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 मार्च को। और ये जो है अभी 1979 के बाद 1979 के बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मार्च को इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मनाने का फैसला लिया था। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस याद रखेंगे, थीम याद रखेंगे फॉरेस्ट एंड हेल्थ, वन और स्वास्थ्य। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। विश्व जल दिवस भी याद रखेंगे, इसकी थीम थी जल और स्वच्छता संकट का समाधान तेजी से लाने के लिए बदलाव को तेजी से अंजाम देना। अब देखो कुछ और तथ्य हैं। शहीद दिवस 23 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। 23 मार्च के अलावा 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या उस दिन हुई थी। शहीद दिवस 30 जनवरी को भी मनाते हैं। 20 मार्च को वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं जिसकी थीम थी अपने मुंह से गर्व करो। 21 मार्च को विश्व कविता दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसकी थीम थी ऑलवेज बी पोएट इवन इन प्रॉस। इसके अलावा भी याद रख सकते हैं 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। येस वी कैन एंड टीबी। WHO के अकॉर्डिंग जो है टीबी को 2030 तक खत्म करने का, उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है और भारत में ये उन्मूलन का लक्ष्य जो है टीबी के वो 2025 का है। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। थिएटर एंड शांति की संस्कृति, ये इसका 2023 का थीम था। वर्ल्ड एथलेटिक डे 2023 को सेलिब्रेट किया गया, इसकी थीम थी एथलेटिक्स फॉर ऑल अ न्यू बिगिनिंग। जैसे विश्व हिंदी दिवस है वैसे विश्व अंग्रेजी दिवस है, ठीक है। 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज ब्रिजिंग कल्चर्स एंड कनेक्टिंग दी वर्ल्ड्स। कुछ और थीम भी दी हुई है, मैं आपको इनमें से इंपॉर्टेंट मार्क करवाता हूँ। देखिए इसमें से विश्व स्वास्थ्य आप याद रख सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस हेल्थ फॉर ऑल एक तो याद रखेंगे 7 अप्रैल को, ठीक है।
इसके अलावा विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को, हेरिटेज चेंजेस इसकी थीम थी। ये नीचे जो दी गई हैं लाइनें, ये थीम है, ठीक है। मैंने आपको सारे मेंशन किए। विश्व पृथ्वी दिवस, इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट, इस 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया, इसकी थीम थी। और आप विश्व मलेरिया दिवस याद रखेंगे 25 अप्रैल को, ये टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया इसका थीम था। आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है, स्वास्थ्य अमृत इसका थीम। बाकी आपको देखो, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को सेलिब्रेट करते हैं, इसका थीम शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट, ठीक है, ये याद रहेगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को सेलिब्रेट करते हैं, एवरीथिंग वी डू कम्स, ये इसमें इसका थीम रहेगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस ये 12 मई को, प्लांट हेल्थ फॉर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ये याद रखेंगे आप। 5 जून को हम सभी को याद है, ये क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस होता है 5 जून को, सोल्यूशन टू दी प्लास्टिक पोल्यूशन 2023 का थीम। आगे में आप याद रखेंगे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को, फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइव्स, ये 2023 जो वैकेट में लिखे हैं 2022, ये सब थीम है उस वर्ष की, ठीक है। विश्व महासागर दिवस, प्लैनेट ओशन टाइड्स आर चेंजिंग, ये इसका थीम था, 8 जून को सेलिब्रेट करते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस जो है 14 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, और इसका थीम आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा विश्व जैव ईंधन दिवस, बायोफ्यूल्स 10 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, बायोफ्यूल्स इसकी थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, और इसकी थीम थी ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ, याद रहेगा। विश्व हाथी दिवस याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस याद रखेंगे। इसके अलावा विश्व आत्महत्या निवारण दिवस याद रखेंगे। नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई का याद रखेंगे। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को सेलिब्रेट किया था, विद थीम 2022 वाली थीम है हमारे पास में। और अभी विश्व संस्कृत दिवस 31 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा विश्व जल सप्ताह दिवस 20 से 24 अगस्त 2023 की थीम सीड्स द चेंज, इनोवेटिव सोल्यूशन फॉर अ वाटर वाइज वर्ल्ड। अक्टूबर में 2 अक्टूबर को याद रखिए गांधी जयंती होती है 2 अक्टूबर को, ठीक है। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी होती है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी होता है, और 2 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस भी है। तो विश्व पर्यावरण दिवस की थीम आप याद रखिएगा, रेजिलियंट अर्बन इकोनॉमीज, सिटीज़ ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ एंड रिकवरी। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं, और विश्व वन्यजीव सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर को रहता है, ठीक है, याद रहेंगे। पार्टनरशिप फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कुछ चाहे आप याद रखें ना। विश्व शिक्षा दिवस को याद रखिएगा, 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं, थीम आपको दिया हुआ है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को, यहाँ नीचे इसकी थीम है। और इसमें देखिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 अक्टूबर को, वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ याद रहेगा आपको। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, रूरल वुमेन विद राइट 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा देखो, मेरा रिपीट करने का ही मकसद नहीं है यहाँ पर, खाली आपको मैं बता देता हूँ कौन सा। विश्व एड्स दिवस याद रखेंगे, लेट्स कम्युनिटी लीड्स, इनमें से पूछा जा सकता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, सॉइल एंड वाटर अ रिसोर्स ऑफ लाइफ याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस इंपॉर्टेंट है 10 दिसंबर को, फ्रीडम इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, ये भी याद रखना है। आगे चलिए अरबी भाषा दिवस चाहे तो याद रखें। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को, सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, इसमें ये भी याद रख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को। विभिन्न सूचकांकों में भारत की रैंकिंग को और देख लेते हैं। चलिए सेशन को जो लोग अभी जुड़ रहे हैं, लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा। अगला देखें, भारत की वैश्विक सूचकांकों में रैंकिंग क्या है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में अगर आप देखें, ये रिपोर्ट क्या बताती है, रिपोर्ट बताती है विश्व में कौन सा देश आतंकवाद की घटनाओं से ज़्यादा प्रभावित है। इसको कौन जारी करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। तो इसमें पहला देश, प्रथम स्थान पर है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान लगातार चौथे वर्ष आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित रहने वाला देश बना। भारत इसमें 13 स्थान पर आता है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो 2023 में भारत की जो रैंक है इसमें 125वें स्थान पर है। अंतिम स्थान पर इसमें अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान की अगर हम बात करें, अफगानिस्तान को सबसे दुखी राष्ट्रों के रूप में रखा गया है। फिनलैंड लगातार विश्व का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है, तो नंबर 1 पर फिनलैंड है। आगे देखें, जलवायु परिवर्तन सूचकांक, जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इसको जारी करता है, और इसमें अगर आप देखेंगे शीर्ष स्थान पर डेनमार्क है। ये चौथे स्थान पर है, पहले दूसरे तीसरे स्थान पर कोई मिला नहीं, इसलिए 4th स्थान से रैंकिंग शुरू है, 4th स्थान पर। भारत का इसमें 8वां स्थान है, अंतिम स्थान पर ईरान है इसमें। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023, इसको प्रथम स्थान जो है यूएस अमेरिका को मिला है, भारत का इसमें 42वां स्थान। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, किस देश का जो पासपोर्ट सबसे ज़्यादा मजबूत है, ये उसके बारे में बात करता है। प्रथम स्थान जापान और सिंगापुर, दोनों प्रथम स्थान पर ही हैं, क्योंकि जापान के नागरिक 193 देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। भारत का स्थान इसमें 85वां स्थान है भारत का। अंतिम स्थान पर इसमें अफगानिस्तान है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022 वाला है, इसमें पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, और भारत इसमें 112वें स्थान पर है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 23 वाली है ये, तो
इसमें भारत की रैंकिंग अगर आप देखो 132वें स्थान पर है भारत, ठीक है। पहले स्थान पर इसमें स्विट्ज़रलैंड है। इसमें एक फैक्ट बहुत पूछता है, इसलिए बता देते हैं। अमर्त्य सेन और महबूबुल हक, अमर्त्य सेन भारतीय अर्थशास्त्री हैं, महबूब उल हक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं। इनके द्वारा डेवलप किया गया था इसको, ठीक है। और 1990 में पहली बार ये जो है ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। विश्व प्रेस प्रसन्नता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इन 2022 में आप देखिए। अब हम 2023 का बात करेंगे। 2000 इस सूचकांक में भारत का स्थान 150 था, लेकिन हम लुढ़क करके और नीचे पहुंच गए इसमें। तो याद रखिएगा भारत अभी 161वें स्थान पर है, ठीक है। 180 कंट्री में हम कितना नीचे पहुंच गए हैं। जो प्रेस है, हमारे देश की प्रेस है, वो कितना पीछे ले गई है हमारी रैंकिंग को। धीरे धीरे हम बिल्कुल नीचे ही लास्ट आ जा रहे हैं बिल्कुल। इसमें अगर आप याद रखेंगे तो नॉर्वे, आयरलैंड, ठीक है। नॉर्वे प्रथम स्थान पर है, इसमें नॉर्वे का प्रथम स्थान है, ठीक है। दूसरा स्थान इसमें आयरलैंड का है, ठीक है। आयरलैंड है इसमें सेकंड स्थान पर, इसको चेंज कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट चलें, और इसमें बॉटम लिस्ट में आप देखेंगे तो इसमें उत्तर कोरिया है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में अगर हम बात करें तो अर्थशास्त्र और सांस्कृतिक संस्थान IEP के द्वारा जारी की जाती है। इसमें भारत का रैंकिंग कितना है, 126 है, ठीक है। 126। 2022 में भारत की रैंकिंग इसमें 128 थी, अभी 126 हो गई है। रैंक 1 किसको मिली है, आइसलैंड को मिली है। आइसलैंड, दूसरे नंबर पर डेनमार्क है। इसमें अगर हम देखेंगे लोकतंत्र रिपोर्ट 2022, सबसे उदार लोकतंत्र देश कौन सा है, तो इसमें अगर आप देखेंगे स्वीडन जो है प्रथम स्थान पर है इसमें, और भारत का स्थान इसमें 93rd है। अंतिम स्थान पर इसमें इरिट्रिया है। उसमें याद रखिएगा एक और पूछी जाती है, एक रैंक, इसका नाम मिलता जुलता आपको मिलेगा उसमें, उसको मैं आपको बता देता हूँ कौन सी रैंक है वो। तो एक है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 वाले में, उसमें भारत 108वें नंबर पर है, ठीक है। भारत उसमें, इंडिया की रैंकिंग हमारे देश की 108 है चुनावी लोकतंत्र में, ठीक है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में हमारी रैंक 108 है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में पहला स्थान बेलारूस का है, भारत इसमें 111वें स्थान पर है। अंतिम स्थान पर इसमें यमन है। अगली देखो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की बात करेंगे तो इसमें भारत को 180वां स्थान मिला है, डेनमार्क इसमें नंबर 1 पर है। तो इसमें इतनी रैंकिंग आप याद रख सकते हैं। कुछ रैंकिंग अगर होंगी, मुझे ऐसा लगेगा, तो मैं इस PDF में उनको अपडेट करके आपको दूंगा, ठीक है। तो ये सेशन हो गया हमारा, इसमें हमने डिस्कस कर लिया है 5 से 6 कैटेगरी को। इसके अलावा करंट अफेयर्स में ही भारत में आप जानते हैं रामसर स्थल है, नए नए राष्ट्रीय उद्यान बनते हैं, पक्षी अभ्यारण्य बनते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आती रहती हैं। तो इसमें आपको नोट्स में रख दिया गया है आपके पढ़ने के लिए, ठीक है। पूरी डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये डेटा आप ज़रूर याद रखेंगे। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ शामिल की हैं, ठीक है। तो भारत के 75 जो रामसर साइट्स हैं आपके सामने हैं, आप इनको याद करिए, क्योंकि रिसाइट करने से बार बार इनको मुझे बोलने से कोई वो नहीं है, आपको याद रखने की बात है, ठीक है। कौन सा कहाँ पर है, सब उत्तर प्रदेश के एटलीस्ट आप याद रख लीजिएगा, जो उत्तर प्रदेश की हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर के वेटलैंड्स का नंबर कितना है, 10 साइट होनी चाहिए उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो वेटलैंड्स हैं, तो यहाँ पर तमिलनाडु में अब देखेंगे सबसे ज़्यादा हैं, तमिलनाडु की ये सारी आर्द्र भूमियाँ हैं। त्रिपुरा में 1 है और उत्तर प्रदेश में 11 है, ठीक है। टोटल यहाँ पर मेंशन की गई हैं। चलिए, बाकी इसके अलावा इनके बारे में कुछ थोड़ी डिटेल वगैरह दी गई है। तो 2022 तक उत्तर प्रदेश की भी यहाँ मेंशन कर दी गई हैं सारी, ठीक है। और इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान देख लीजिएगा आप, यहाँ पर सारे नेशनल पार्क्स को बताया हुआ है कौन से राज्य में कौन सा है, ठीक है। तब आप मिस नहीं करेंगे इसमें। तो टाइगर रिजर्व्स के बारे में यहाँ चर्चा की गई। हालांकि हमने याद रखी, उसमें आपको पर्यावरण में हमने आपको लेटेस्ट डेटा अपडेट किया है, ठीक है। ये वाले PDF में हम आपको अपडेट और कर देंगे इसमें, लेकिन इसकी डिटेल्स आप यहीं से पढ़िए। चलिए फिर आज के इस सेशन में हम लोग इतना रखते हैं। सेशन आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मेरे द्वारा किया हुआ वादा वो पूरा होता है कि मैं आपको सभी विषयों की जो थ्योरी क्लास है मैराथन क्लासेस के रूप में मैंने आपको मैक्सिमम करवा चुका हूँ 99%। 1% बचती है हमारी, क्या हिंदी बचती है, हिंदी का भी आ जाएगा कभी मैराथन, और इसमें एक मैराथन और बचती है रीजनिंग की, वो भी आ जाएगी, तो वेट करिएगा उसका। लेकिन हम ज़्यादातर कर चुके हैं, ठीक है, हम ज़्यादातर कर चुके हैं। तो अब आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर आप कर दीजिएगा। इसको टेलीग्राम से आप कल लीजिएगा, ठीक है। इसको टेलीग्राम से आप कल ले पाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डेटा मुझे अपडेट करके आपको भेजना है। थैंक यू सो मच।